पाइथन के चिल्ले में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। अगर आप ये वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हैं तो आप इस चिल्ले को यानी कि 40 दिन में पाइथन को सीखने के लिए हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे रोज़ाना 9:30 बजे हम लाइव मीटिंग करते हैं। टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और अगर आपने पहली दफ़ा ये वीडियो देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप सच में पाइथन को फॉर डेटा साइंस सीखना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए यहाँ पे जो लिंक आ रहा है ऊपर कार्ड में, पाइथन की प्लेलिस्ट का डेटा साइंस इन उर्दू सीखने के लिए आप उस पर क्लिक करें, इस वीडियो को पॉज करें, उसको देखें और फिर हमारे साथ अपनी पेस मैच करने के लिए आप फिर दोबारा से इस वीडियो पे आएँ। ये वीडियो 11वें दिन की यानी कि 11th डे ऑफ 40 डेज़ कोर्स में हम स्टार्ट करने वाले हैं। और इस वीडियो में हम क्या सीखेंगे वो देखते हैं। इस वीडियो में बेसिकली हम सीखने वाले हैं कि पांडास क्या होते हैं। पांडा ये वाला नहीं जो बहुत ही क्यूट सा एक जानवर है, ये वो वाला पांडा नहीं है, बल्कि पांडास लाइब्रेरी है जो पाइथन की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइब्रेरी है। पांडास लाइब्रेरी जो है जनाब, ये पैनल डेटा एनालिसिस से निकलती है, या डेटा एनालिसिस के लिए जो भी आप काम करते हैं वो आप पांडास लाइब्रेरी में कर सकते हैं। और किसी भी किस्म का काम, मतलब डेटा को इंपोर्ट करने से लेके डेटा को एनालाइज करने तक, इवन के सम प्लॉट्स आप पांडास के थ्रू बना सकते हैं। कुछ आपने मैनिपुलेट करना है डेटा, कुछ डेटा एनालाइज करना है, सब कुछ पांडा के थ्रू कर सकते हैं। पांडास लाइब्रेरी तब यूज़ होगी जब आप डेटा पे काम करेंगे विद इन पाइथन। अब अगर आपको लगता है कि आपका काम डेटा पे है ही नहीं है, ठीक है, आपका काम किसी और चीज़ पे है, देन यू डोंट नीड टू यूज़ पांडास। बट फॉर डेटा एनालिसिस, फॉर डेटा मैनिपुलेशन यू मस्ट यूज़ पांडास। इस वजह से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पैकेज है। अब आपको मैं बताता हूँ कि इस पैकेज को आपने करना कैसे है। बाय द वे, पांडास का एब्रीविएशन क्या है? दैट इज़ योर असाइनमेंट और दैट इज़ अप टू यू। यू कैन सर्च ऑन गूगल एंड फाइंड द एब्रीविएशन ऑफ पांडास। पांडास की लाइब्रेरी जो है पैनल डेटा एनालिसिस इसमें करते हैं। इसमें डेटा मैनिपुलेशन एंड डेटा एनालिसिस, हम दो किस्म की चीज़ें जो हैं इसमें परफॉर्म कर सकते हैं। ये 2008 में डेवलपमेंट स्टार्ट की गई थी इसकी। 2009 में पांडास बिकम ओपन सोर्स। मतलब ओपन सोर्स ये कि कोई भी दुनिया में कहीं पे भी यूज़ कर सकता है और कुछ वॉलंटियर इसको मैनेज कर रहे होते हैं। 2012 में इसका फर्स्ट एडिशन ऑफ पाइथन फॉर डेटा एनालिसिस पब्लिश किया गया था और 2015 में पांडास बिकम ए नम फोकस स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट। ये एक स्पॉन्सरशिप एजेंसी आप कह लें, इसको आप सर्च कर सकते हैं। उन्होंने इसको जो है वो स्पॉन्सर किया एंड फर्स्ट इन पर्सन कोड डेवलपमेंट स्प्रिंट जो है 2018 में स्टार्ट हुई। मतलब ये बहुत ही कह लें कि आप कोडिंग की दुनिया की नई लाइब्रेरी आप कह सकते हैं। बट द थिंग इज़ कि इस लाइब्रेरी के अंदर आपको ये वाली चीज़ें सारी हैं जो पता होनी चाहिए। अब मैं ये चीज़ें क्यों बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग इसको स्किप करेंगे, लेकिन जब आप डेटा साइंस का इंटरव्यू देते हैं तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस उसके अंदर आते हैं। इस वजह से मैं आपको अभी से प्रैक्टिस करवा रहा हूँ साथ साथ कि आपने किस तरीके से चीज़ों को याद रखना है। पांडास लाइब्रेरी PANDAS, इसको हम देखने वाले हैं। पांडास लाइब्रेरी जो है जनाब, लाइब्रेरी क्या होती है, मैं अगेन रिपीट कर दूं कि लोगों के बड़े बड़े लिखे हुए फंक्शन जिन्हें हम यूज़ करके या उनके कोड को यूज़ करके विद इन फ्यू सेकंड या फ्यू मिनट्स हम बहुत बड़े बड़े काम कर सकें, जिसके लिए हमें बहुत लंबा कोड ऑफ जो लाइन का कोड है वो ना लिखना पड़े, ठीक है। और इस तरह की जो लाइब्रेरीज़ हैं ये ओपन सोर्स होती हैं और मोस्टली पाइथन के अंदर लाइब्रेरीज जो हैं वो ओपन सोर्स। यहाँ आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा एनालिसिस जितने भी काम करते हैं वो ओपन सोर्स के ही होते हैं। देन वाई पांडास, हमें यही क्यों यूज़ करनी चाहिए फॉर डेटा मैनिपुलेशन एंड डेटा एनालिसिस? उसकी रीज़न ये है कि डेटा मैनिपुलेशन पांडास के थ्रू बहुत ईजी है। इफ़ यू यूज़ एक्सेल फॉर डेटा मैनिपुलेशन टू फाइंड मिसिंग वैल्यूज और सम अदर स्टफ, या कोई और सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, तो आपको पांडास का पता ही नहीं था जनाब। अब हमारे साहब बता रहे हैं ना, बाबा जी दस रहे हैं ना, बाबा जी बता रहे हैं ना, आपको गौर से सीख लें। क्योंकि जिस बंदे ने ये वीडियो स्किप की, दैट मीन्स ही और शी कैन नॉट एक्चुअली लर्न पाइथन फॉर डेटा साइंस, क्योंकि ये रीढ़ की हड्डी का जूस है, स्पाइनल कॉर्ड आप इसे कह लें पांडा को। फिर डेटा मैनिपुलेशन क्या होती है? मैनिपुलेशन ऑफ डेटा इज़ द प्रोसेस ऑफ मैनिपुलेटिंग और चेंजिंग इन्फॉर्मेशन टू मेक इट मोर रिकग्नाइज्ड और रीडेबल। एक रॉ डाटा आपके पास आ गया है, उसको इतना चेंज करना, इतना ज़्यादा चेंज करना या कम चेंज करना, या डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट चेंज करना, साफ़ करना, उसके कॉलम को सीधा मदरा करना, सीधा करना, पंजाबी का लफ्ज़ बोल गया, आई एम सॉरी फॉर दैट, लेकिन सीधा करना, एंड देन कि आप उसको रीडेबल फॉर्म में लेके आ सकें।
तो डेटा मैनिपुलेशन पांडास के थ्रू आप कर सकते हैं। फिर अगली चीज़ आती है कि डेटा मैनिपुलेशन में पर्पस क्या आता है, रॉ डेटा से हमने इस पर क्यों लेके आना होता है। इससे कंसिस्टेंट डेटा हमारे पास आ जाता है, प्रोजेक्ट रिलेटेड डेटा आ जाता है, एंड देन क्रिएट मोर वैल्यू फ्रॉम डेटा। हम इस डेटा से ज़्यादा वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। रॉ डेटा जो होता है उससे वैल्यू कम क्रिएट होती है। फॉर एग्जांपल जैसे हमने पाइथन के चिल्ले में पीछे एक डेटा सेट कलेक्ट किया था, वो रॉ डेटा था, हम उससे कोई काम ही नहीं कर सके, इन्फॉर्मेशन ही नहीं ले सके, ठीक है। उसको क्लीन अप करने के लिए हमें उसको डेटा को मैनिपुलेट करना पड़ा, जो मैंने आपको एक्सेल पे बताया था पिछली वीडियोस में। तो उसका क्या मकसद था कि हम क्लीन करके कंसिस्टेंट डेटा निकाल सकें, हम प्रोजेक्ट रिलेटेड डेटा निकाल सकें, एंड मोर वैल्यूएबल जो डिसीजंस है वहाँ से ले सकें, और रिमूव और इग्नोर डाटा। हम इसमें से कुछ डेटा को इग्नोर भी करते हैं। अब जैसे मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि जनाब अली आपकी उम्र कितनी है, कुछ लोगों ने 166.5 ये भी लिखी हुई थी। दैट मीन्स दैट वाज नॉट एक्चुअली अ गुड डेटा, वी हैव टू रिमूव दैट डेटा। तो हमने वो रिमूव किया। इस वजह से हमें डेटा मैनिपुलेशन में काफ़ी पर्पसफुल चीज़ें सामने आती हैं। फिर जनाब अली हमारे पास है डेटा एक्चुअल मैनिपुलेशन के कुछ पार्ट्स। सबसे पहले कुछ डेटाबेस होते हैं हमारे पास डेटा कलेक्शन के लिए, ठीक है। अगर वो डेटाबेस से हम डेटा उठाते हैं, या हम डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं रिसर्च स्टडीज से, या हम कोई मेजरमेंट करते हैं अपने एक्सपेरिमेंट की, उसको फर्दर हम क्या करते हैं जनाब, उसको टाइडी अप करते हैं, क्लीन अप करते हैं डेटा को। फिर अपने मतलब बहुत बड़ा डेटा सेट हो, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको फ़िल्टर करते हैं। जो हमारे काम की चीज़ें हैं ना, जो हमारे जो डिसीजन है, या जो हमारा रिक्वायर्ड डेटा हाइपोथेसिस की बेस पे जो हम देखने वाले हैं, उसकी बेस पे हम यहाँ से उसे फ़िल्टर कर सकते हैं। फ़िल्टर स्टेप के बाद फिर हमारे पास आता है इग्नोर और डिलीट डेटा। हम फिर कुछ डेटा डिलीट भी कर सकते हैं और कुछ इग्नोर भी कर सकते हैं, बट डिपेंड्स ऑन आवर हाइपोथेसिस। देन हम उसको बड़े अच्छे तरीके से टाइडी कर सकते हैं, उस डेटा को अरेंज कर सकते हैं, उस डेटा को ज्वाइन कर सकते हैं। ये सारे काम यहाँ पे होंगे। देन वी कैन एक्चुअली कंबाइन 2 डेटा सेट्स इनटू 1। मतलब हमारे पास 2 डेटा सेट हैं, एक हम क्लाउड से ले रहे हैं या किसी ऑनलाइन सिस्टम से ले रहे हैं या केगल से ले रहे हैं, जो मैं बार बार जिक्र करता हूँ, और एक हमारे पास अपना डेटा सेट है। हम क्या करते हैं, दोनों को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो देन वी कैन ज्वाइन 1 and 2 डेटा सेट इनटू द थर्ड वन, ठीक है। तो इस तरीके से हम डेटा को ज्वाइन कर सकते हैं। फिर हम डेटा को स्प्लिट भी कर सकते हैं बेस्ड ऑन आवर रिक्वायरमेंट। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि इस चिल्ले में जितनी लड़कियाँ और लड़के हैं दोनों को स्प्लिट किया जाए, तो मैं एक आर्गूमेंट लिखूंगा कि लड़कियों का डेटा अलग हो जाएगा, लड़कों का डेटा अलग हो जाएगा। फिर मैं कहता हूँ कि मुझे वो डेटा चाहिए जिनकी उम्र 30 साल से ज़्यादा है इस ग्रुप में, तो मैं सिर्फ वो आर्गूमेंट लगाऊंगा, 30 साल का अलहदा हो जाएगा, 30 साल से कम का अलहदा हो जाएगा। तो इस तरीके से आप डेटा को स्प्लिट भी कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल मैं इस तरह दूंगा कि बहुत सारी शादियों में ऐसे होता है कि लड़कियों को अलहदा कर देते हैं और लड़कों को अलहदा कर देते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, हम असल में स्प्लिट कर रहे हैं अपने सैम्पल्स को या डेटा को। तो ये ऑब्जेक्ट वैसे ही है कि सेंटर में हमने वो बॉर्डर लगाया होता है, लॉबी फॉर मेल्स फॉर फीमेल्स। या शादी हॉलों में अगर आप जाएं तो वहाँ पे आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं कि नाम लिखा होता है कि अगर मिस्टर वसीम की बारात यहाँ पे आनी है, या वलीमा उनका है, या होस्ट वो हैं, तो वहाँ पे आ जाएं, वरना आपका दूसरा हॉल है। तो वो स्प्लिट कर रहे होते हैं असल में। तो हम इसी तरह आर्गूमेंट यूज़ करके डाटा को स्प्लिट करेंगे। फिर मिसिंग वैल्यू हो जाती है। मिसिंग वैल्यूज़ क्या होती हैं, इसके कई तरीके हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक डाटा हम कलेक्ट कर रहे थे, जैसे मैंने पिछला चिल्ले का डाटा किया, कुछ लोगों ने एज के अंदर खाली छोड़ा हुआ था, तो उसको हमने कैसे रिमूव करना है या कैसे उसको अनाउंसमेंट करनी है कि हज़रात एक ज़रूरी ऐलान सुने कि फ़लाँ एज का बच्चा गुम हो गया, अगर किसी को मिले तो फ़लाँ जगह पे पहुंचा दें, ठीक है। तो मिसिंग वैल्यू को कॉल भी कर सकते हैं। या हम ये कह सकते हैं, आपको पता होगा फैसलाबाद में एक बड़ी चीज़ मशहूर है कि अपनी जो पुराने लोग हैं ना, वो बताते होते थे कि जैसे हमने अपनी माई से या अम्मी से पूछना कि हमें ये बताएं कि मेरी उम्र कितनी है। बेटा तुम्हारी उम्र तो याद नहीं है, लेकिन तब लीमू नए नए आए थे। तो दैट मीन्स कि उनको वो मिसिंग इन्फॉर्मेशन है, बट वी हैव सम अदर पैरामीटर्स टू कैलकुलेट द मिसिंग इन्फॉर्मेशन। जैसे वो आंटी ने कहा या अम्मा ने कहा कि लीमू नए नए आए थे, इसी तरह कोई हम उससे मिलता जुलता डेटा सेट को देख सकते हैं। या वो कह दें कि तब वो शफीक का बेटा भी आप जितना था, या तब वो जावेद का बेटा जो था ना वो अभी 6 दिन का था, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है हमें मिसिंग वैल्यू कैलकुलेट करने के रेफरेंस के साथ हेल्प करती हैं, और वो पैंडा से हम कर सकते हैं। हम इसको देखेंगे। फिर हम डुप्लीकेट जो वैल्यूज़ हैं वो निकालते हैं या उन्हें रिमूव करते हैं। कभी कभी हमें ज़रूरत होती है कि इस डेटा सेट में जितनी डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं वो हमें मिल जाएं, और कभी कभी हमें ज़रूरत होती है कि डुप्लीकेट वैल्यूज़ तो बहुत ज़्यादा पड़ी हैं, हमें वो वैल्यूज़ चाहिए जो डुप्लीकेट नहीं है। सो वी कैन एक्चुअली मर्ज दोज टू और एक्चुअली टेक वन ऑफ दैम आउट।
फिर हम क्या करते हैं, अक्सर इमेज से भी डाटा निकालते हैं जिसको हम स्क्रैपिंग बोलते हैं। वी कैन ऑल्सो डू दिस विया पैंडास। और इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा सारे फंक्शन हैं जिसको हम पैंडास के थ्रू देख सकते हैं। इन सारे फंक्शंस में स्टार्टिंग फ्रॉम डेटाबेस, लोडिंग डेटाबेस, एक्चुअली इंपोर्ट डेटाबेस इन पाइथन, और क्लीनिंग, फिल्टरिंग, रिमूविंग, टाइडी अप, कंबाइनिंग, ज्वाइनिंग, स्प्लिटिंग, मिसिंग वैल्यूज़, डुप्लीकेट वैल्यूज़, या डाटा का जितना भी काम आप सोच लें, आपको एक नाम लें डाटा का, क्या हम इससे कर सकते हैं? येस, वी कैन डू दैट विद पैंडास। लेकिन हर बंदे का तरीका डिफरेंट है, तो आप ये ना सोचिएगा अगर मैं आपको जिस तरीके से समझा रहा हूँ आपने किसी और तरीके से पढ़ा है या सीखा तो वो डिफरेंट होगा। नहीं, आप हर तरीके से देख सकते हैं। ये सारे प्रोसीजर करने के बाद हमारे पास डाटा एक्चुअल फॉर्म में आता है जो रीडेबल होता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम 80 to 90% ऑफ द टाइम डाटा साइंटिस्ट जो है वो रॉ डाटा से रीडेबल फॉर्म में डाटा लेके आते हैं, एंड देन दे कैन मेक प्लॉट्स आउट ऑफ इट। दिस इज़ द थिंग दैट वी हैव टू लर्न, क्योंकि अगर आपने 80% डेटा साइंस सीखनी है, यू हैव टू वर्क विद डेटा मैनिपुलेशन। ऑफ कोर्स डेटा एनालिसिस जो है वो भी इसमें आएगा, वो हम देखते हैं। देन द नेक्स्ट स्टेप इज़ डेटा एनालिसिस। जब हम टाइडी डेटा कर लेते हैं, हमारे पास डेटा अच्छा आ जाता है, हर फॉर्म में हमने डाटा कलेक्ट कर लिया, देन एक्चुअली वी मूव ओनली टूवर्ड्स डेटा एनालिसिस। वी कैन नॉट एक्चुअली गो फ्रॉम रॉ डेटा टू डायरेक्टली टूवर्ड्स डेटा एनालिसिस, जो हमने प्रैक्टिस कर चुके हैं। आप में से बहुत लोगों को पता है। यहाँ पर ज़रा कमेंट सेक्शन में लिखें कि जो हमने पाइथन के चिल्ले का डाटा कलेक्ट किया था, आप में से भला कितने लोगों ने उसको क्लीन अप करके डाटा एनालाइज किया या प्लॉट बनाए हैं? अभी पता चल जाता है। वहाँ पे अगर आप रॉ डाटा से बनाते किसी के बन ही नहीं रहे थे, एंड दैट वाज एक्चुअली अ रियल एग्जांपल जो हमने खुद से प्रैक्टिस की। नाउ यू नो कि डाटा एनालिसिस के लिए हमें पहले डाटा को टाइडी अप करना होता है, डाटा मैनिपुलेट करना होता है। अभी यहाँ पे मैनिपुलेशन से मकसद ये नहीं कि आप ओरिजिनल डाटा को अपने हिसाब से सेट करके स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स लिखते हैं जो रिसर्चर अक्सर करते हैं। उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे क्या होती है वो चीज़। बट देन आफ्टर डेटा एनालिसिस वी देन ओनली मूव टूवर्ड्स आर ग्राफ्स, एंड ग्राफ के बाद हम करते हैं रिपोर्टिंग। दिस इज़ एक्चुअल प्रोसीजर ऑफ डेटा साइंस। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, इससे कम कुछ नहीं है। ये एक बहुत सिंपल फ्लो चार्ट है डेटा साइंस का, फ्रॉम रॉ डेटा अंटिल द रिपोर्ट्स। ठीक है, अब कुछ लोग इससे आगे भी जाते हैं, वो हम देखते हैं वो क्या चीज़ें हैं। रिपोर्ट के बाद लोग फिर प्रेजेंट करते हैं उसे अच्छे तरीके से और कहते हैं कि याहू वी फाइंड दिस डेटा एंड नाउ वी आर वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट। कोई बिजनेस वाला वो कहता है कि हमने 50% सेल बढ़ाई है, क्यों? हमने फ़लाँ काम ऐड किया था। कोई रिसर्च वाला वो कहते हैं कि देखिए हमने ये वाला जीन साइलेंस किया, ये हो गया। ठीक है, कोई इंजीनियरिंग वाला वो कहता है हमारे रिपोर्ट्स जो हैं एफिशिएंसी में इजाफा कर रहे हैं। कोई केमिकल वाला कहता है कि ये वाला केमिकल हमने इंड्यूस करवाया जिसकी वजह से प्रोडक्शन हमारी 50% इंक्रीज़ कर गई है, नाउ वी नीड मोर मनी टू गो फॉर प्रोडक्शन। कोई कंप्यूटर साइंस वाला कहता है कि हमने ये वाला सॉफ्टवेयर बनाया था जिसकी वजह से डेटा एनालिसिस ईजी हो रहा है। कोई आपको वेबसाइट वाला कहता है कि देखें जी फेसबुक के इक्वल हमारी वेबसाइट है। कोई मोबाइल ऐप वाला यहाँ पे फिर प्रेजेंट करके कहता है देखें जनाब अब हमारी जो टेलीग्राम की ऐप है वो व्हाट्सएप से ज़्यादा अच्छी है। तो ये सारी चीज़ें आप फिर रिपोर्ट करते हैं, प्रेजेंट करते हैं रिपोर्टिंग के बाद। फिर ये तो हो गया था अंग्रेज़ों का तरीका। बाबा जी का तरीका तो बनता है ना बाबा जी का तरीका? सच बताएं, अब अगर आप लोग मेरा साथ नहीं देंगे देन हाउ कैन आई एक्सप्लेन दिस ब्यूटीफुल एग्जाम्पल जिसकी मैंने तस्वीरें लगाई हुई हैं। बता दूं? चले सुने फिर ज़रा कान मेरी तरफ धरें। बाबा जी का तरीका कहता है कि अगर आप इफ्तार टाइम की शॉपिंग करने जा रहे हैं, आपकी मम्मा आपको कहती है कि जल्दी जल्दी जाओ 10 मिनट रह गए इफ्तार में, 10 मिनट रह गए एंड यू हैव टू बाय इफ्तार का सामान। अब आप सारा इफ्तार का सामान लेने जा रहे हैं और आप कहते हैं खजूरें आ जाएंगी, फ्रूट्स आ जाएंगे, खाने पीने की चीज़ें आएंगी, पकौड़े समोसे जो भी बिरयानी शरियानी सारा कुछ। और उस टाइम पे 5 मिनट रहते हैं और आप कहते हैं चल यार मैं आया तो हूँ, जाते हुए यहाँ से मोबाइल भी नया आईफोन परचेज़ कर जो नया मॉडल आया। क्या कोई बंदा ऐसा करेगा? पागल होगा ना जो करेगा। और जो करेगा फ़ौरन से झट से डिसीजन लेके वो क्या करेगा, घर जाके आंटी से मार खाएगा, अम्मा से मार खाएगा, और वो मार ऐसी पड़नी है कि सारी ज़िंदगी मोबाइल का नाम नहीं लेगा। लिखवा लो मुझसे, करके देख लेना कभी ऐसे। देखा ना, वो उसे यकीन नहीं आ रहा मेरी बात का, पागल कहेंगे तुम करके देखना ज़रा। तो होता ये है कुछ डाटा हमारे लिए ज़रूरी होता है। अब जो लिस्ट बनाई उसने उसमें कभी भी ये मोबाइल नहीं लिखेगा, दैट्स एक्चुअली आर इग्नोरेबल डेटा या रिमूवेबल डेटा। तो इस तरीके से हम डाटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं। खजूरें
कम या ज़्यादा आप ला सकते हैं, लेकिन क्या होना है, आप ये भी करेंगे, फॉर एग्जांपल 10 बंदे हैं ना, तो आप कम से कम 20 खजूरें ले लेंगे, 30 ले लेंगे, बट यू विल नॉट बाय लाइक 10 kgs ऑफ खजूर, ठीक है। या आप फ्रूट ये नहीं करेंगे कि पल्लियों की पल्लियाँ उठा के बड़े बड़े बास्केट्स उठा के लेके आ रहे, नहीं, अब उतना लाएंगे 5 मिनट में जितना ज़रूरी है, कोई ठेले वाले से ले लेंगे, आप एक्चुअल सब्ज़ मंडी में नहीं जाएंगे, ठीक है। और ये पूरी की पूरी देग नहीं पकवाने वाले, जितना आपको ज़रूरत है आप उतनी बिरयानी पकवाने वाले हैं, या आप लाने वाले हैं 1-2 प्लेट्स, क्योंकि आप दो लोग हैं, ठीक है, या 10 लोग हैं। द थिंग इज़ कि ये हो गया आपका इग्नोर वाली एग्जांपल, और ये होगी क्वांटिटी वाली एग्जांपल। सो वी हैव टू एक्चुअली डिफाइन आवर रिक्वायरमेंट ऑफ डेटा एंड देन वी कैन मैनिपुलेट आवर डेटा, सही है। तो उसके हिसाब से हम सारे काम करते हैं, इस जो मैंने डायग्राम आपको पीछे वाली दिखाई थी उसके अंदर, ठीक है। अब होता क्या है कि सिंपली ये सारी चीज़ें तो ठीक है, कंसिडरेबल है इफ्तार के टाइम पे, क्योंकि हमारा मेन पर्पज़ है इफ्तार, तो मोबाइल हमारा कोई मतलब इतना कोई बहुत टॉप क्लास का पर्पज़ नहीं है। हाँ, अगर आपको इतनी ज़रूरत हो कि आपको बहुत इमरजेंसी घर पे इतला देनी है, तो दैट्स अनदर सिनेरियो, दैट्स स्पेसिफिक सिनेरियो, बट फॉर नॉर्मल सिनेरियो दिस इज़ नॉट द थिंग जो आपको चाहिए होगी इफ्तार टाइम। मैं न्यू मोबाइल की बात कर रहा था बाय द वे। एंड देन डेटा मैनिपुलेशन मैंने आपको बता दी कि प्रोसेस है मैनिपुलेटिंग का और सारी चीज़ों का, लेकिन अब हमने ये देखना है कि डेटा एनालिसिस क्या होती है। आपको मैंने बहुत सारी एग्जांपल बताई, जब हम कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं, ऑफलाइन कर रहे हैं, एक्चुअली वी आर प्रोड्यूसिंग टन्स ऑफ डेटा। जो मेरी इंट्रोडक्टरी वीडियो है, ऊपर लिंक आ रहा होगा, आप उसको देखें बार बार, और उसमें मैंने सारी चीज़ें बताई हैं कि व्हाट वी कैन डू विद पाइथन एंड डेटा साइंस क्या है। कुछ एग्जांपल्स मैं यहाँ पे देता हूँ कि वर्चुअल पार्ट ऑफ बिजनेस जो है ना, वो डेटा पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, आप घर पे बैठे हैं, कुछ लोग आप में से अमेज़ॉन के असिस्टेंट भी होंगे, कुछ लोग आप में से कोई कस्टमर सर्विस का भी काम कर रहे होंगे, कुछ लोग आप में से घर बैठे किसी का डेटा एनालाइज करके उसको रिपोर्ट भी बना के देंगे फ्यूचर में, तो वो सारा वर्चुअल बिजनेस होगा। फॉर एग्जांपल, एक बंदा पूछता है कि यार मुझे ये बताओ, मेरे पास 40 एम्प्लॉयज़ हैं और वो मतलब कह लो कि 5,000 रोज़ाना की सेल कर रहे हैं डॉलर्स में, ठीक है। अगर मैं एम्प्लॉय बढ़ाऊँ, मुझे एनालाइज करके बताओ कि क्या मेरी सेल इंक्रीज़ होगी। तो आपको कितने सारे फैक्टर्स उसमें ऐड करके एनालाइज करके डेटा फिर आपने बताना है, दैट इज़ द वर्चुअल पार्ट ऑफ बिजनेस। कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, घर बैठे आप कोई भी काम करें या वर्चुअली कोई भी डेटा एनालाइज करें फॉर बिजनेस। वो देन लर्न एंड अडेप्ट। फॉर एग्जांपल, कुछ लोग लर्न करते हैं लेकिन अडेप्ट नहीं करते, ठीक है। अब यहाँ पे नोकिया, सैमसंग एंड एप्पल की एग्जांपल देता हूँ। नोकिया ने मजाक बनाया एक किस्म का जब एप्पल ने टच फ़ोन निकाला, ठीक है। क्या हुआ, नोकिया का किसी को नाम भी सही तरह याद नहीं होगा, बच्चों से पूछ के देख लें आपके जो पास हैं। सैमसंग उन्हें पता होगा, एप्पल का सबको पता है। क्यों? दे आर एक्चुअली एनालाइजिंग देयर डेटा इन वर्चुअल बिजनेस कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, या ओरिजिनल बिजनेस में भी, एंड देन दे आर अडेप्टिंग दोज टेक्नोलॉजी। दैट्स कॉल्ड डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग, and you have to actually learn this technique, data driven decision making या data driven policy making। तो ये जो है डेटा साइंस की सबसे टॉप क्लास की टर्म है। फिर डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग, अभी फॉर एग्जांपल कोडानिक्स का यूट्यूब चैनल है, अब मैं ये वीडियो अपलोड करता हूँ, आप में से 20 बंदे कहते हैं मार भाई वीडियो देखी, बाबा जी वीडियो देखी, ज़बरदस्त मज़ा आ गया, शुरू से एंड तक देखिए। बट आई नो कि जितने बंदे मुझे कमेंट कर रहे होते हैं उन्होंने 7-7 मिनट भी नहीं देखी होती। क्यों? मेरे पास डेटा आ रहा है कि कितने मिनट या कितना वॉच आवर हो चुका है इस वीडियो का। आप झूठ बोल रहे होते हैं, लेकिन मैंने आपको कभी कहा, कभी नहीं कहा। अब में से आप में से कुछ लोग हंस रहे होंगे, यार इसको कैसे पता चल गया। एक्चुअली आई नो एवरीथिंग, दैट्स व्हाई आई आस्क यू नाउ पॉज दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो एंड राइट के आई विल एक्चुअली वॉच दिस होल वीडियो फ्रॉम A to Z। क्यों? फिर मैं आपको बताऊंगा कि अब क्या हुआ। सेकेंडली, इसी चीज़ की बेस पे जब आपके लाइक नहीं आते या आप शेयर नहीं कर रहे होते वीडियो को या आप नीचे कमेंट नहीं कर रहे होते, मुझे पता चल रहा था कितने बंदे एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर मेरे पास मोर देन 5,000 की कैपेसिटी है इस कोर्स में और लोग सीख भी रहे हैं, बट द थिंग इज़ मोस्टली लोग 6 मिनट 7 मिनट 5 मिनट वीडियो देखते हैं, स्किप करके वीडियो एंड पे क्वेश्चन सिली वाले पूछते हैं। फ्रॉम नाउ ऑन आई एम रियली टाइटनिंग द प्रोसीजर ऑफ स्क्रूटनी। वो मैं सारा एनालिसिस आपके सामने खोल के रखने वाला हूँ विदिन 16 डेज। एंड देन डेटा ड्रिवन पॉलिसी मेकिंग क्या है? मीथेन एमिशन होती है, पोल्यूशन है, कोई भी चीज़ है, आप उसकी बेस पे पॉलिसीज़ बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं कहता हूँ कि डीजल की जो कार है ना, वो हम बैन करने वाले हैं पाकिस्तान में। क्यों? पिछला 20 साल का डेटा कहता है कि डीजल की वजह से ज़्यादा एमिशन हुई है, ठीक है, वो हो गया। फिर पोल्यूशन क्या है
कि आप बर्निंग ऑफ कोल या कोई भी एग्रीकल्चर में कोई फर्टिलाइज़र ज़्यादा यूज़ करें, दैट्स एक्चुअली अ पोल्यूशन सोर्स एंड वी कैन एक्चुअली मेक पॉलिसीज़। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र जो है वो इतनी अमाउंट में यूज़ करने से ज़्यादा नहीं को करेगा, ठीक है। फिर आर्सेनिक जो पानी में आ जाती है, पानी ख़राब होता है, तो हम पॉलिसी क्या बनाएंगे, आर्सेनिक की कोई भी मेटल कहीं पे यूज़ नहीं होगी, ठीक है। फिर इसी तरह हम डिफरेंट किस्म की पॉलिसीज़ बना देते हैं, जैसे कि टिकटॉक पे ये डाटा हुआ है और इतने बंदों ने खुदकुशियाँ की हैं जब नए नए ट्रेंड चले थे, वो की वो वाला सॉन्ग याद होगा आपको, वो एक्चुअली वॉज डाटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग या पॉलिसी मेकिंग। क्यों? उन्होंने कहा कि इतने बंदे, इससे एक्सीडेंट हुआ, इतने मुल्कों में इतने बंदों का एक्सीडेंट हुआ, वी हैव टू मेक डाटा ड्रिवन पॉलिसी मेकिंग। सबसे बड़ी एग्जांपल लो, सुन लो फिर, कोविड-19 ये जो आज भागा फिर रहा है, केसेस बढ़ गए हैं जी, केसेस बढ़ गए हैं, फ़्लाइटें कैंसिल कर देंगे हम रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे, लॉकडाउन लग गया, दैट वाज एक्चुअली डाटा ड्रिवन पॉलिसी मेकिंग। क्यों? उन्होंने देखा कि इतना डाटा पीक पे जा रहा है, इतनी इन्फेक्शन रेट हो गया, नाउ वी हैव टू डू दिस डाटा ड्रिवन पॉलिसी मेकिंग। और ये डाटा एनालिसिस के थ्रू किया है, पांडास के थ्रू भी आप कर सकते हैं, एंड वी विल एक्चुअली सी इन आवर प्रोजेक्ट्स। फिर हाउ मैनी लाइक्स एंड रिस्पॉन्सेज एनीबडी गेट्स ऑन TikTok or YouTube or short videos or these kind of stuff, that is also data driven, and YouTube has some algorithms जिसकी वजह से वो डिसाइड करते हैं कि ये वीडियो कितनी प्रमोट करनी है, and then should I continue this course or not, I will decide based on your active participation after 16 days। हम स्टार्ट रख रहे हैं, ये आज डिसाइड हमने कर लिया, बट द थिंग इज़ कि इसको किस तरीके से मैंने डिसाइड करना है, जूम मीटिंग करनी है, यूट्यूब पे करनी है, कोई वेबसाइट बना रहा हूँ उस पर अपलोड करूँगा, क्या करना है क्या नहीं। एक्चुअली आई एम ट्राइंग टू मेक ए पॉलिसी आउट ऑफ द डेटा जो हमने पिछले 16 दिन में कर लेना है, ठीक है। एंड देन हाउ इंटरनेशनल वी आर, अगर मैं चेक करूँ कि पाकिस्तान से कितने हैं, जापान से कितने हैं, मैक्सिको से कितने हैं, USA से कितने हैं, और जर्मनी, इटली, फ्रांस, यूरोप से कितने लोग हैं हमारे कोर्स में, दैट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ डेटा एनालिसिस। एंड ऑल्सो हाउ गुड इज़ आवर मॉडल, जब हम मशीन लर्निंग के मॉडल्स बनाएंगे, एल्गोरिथम्स बनाएंगे, उसको चेक करने के बाद हम चेक करेंगे स्टेटिस्टिकली एनालाइज करके कि हमारा मॉडल कितना अच्छा है और फिट कितना हो रहा है। शुड वी बैन डीजल कार्स, जो मैंने बताया, और इम्पोर्ट मोर गैस कार्स, ठीक है। तो इसकी बेस पे या इलेक्ट्रिक कार्स बेस पे जब गवर्नमेंट कोई भी डिसीजन लेती है, एक्चुअली दैट शुड बी अ डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग। एंड देन परसेंट ऑफ पीपल, कितने जो लोग हैं वो कितने बूढ़े हैं, या कितने लोग कितने जवान हैं, या कितने लोग इस वक्त बीमार हैं हेल्थ केयर में अगर हम चले जाएं, या कितने % लोग जो हैं वो इतने बजे घरों से बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते हैं, दैट इज़ एक्चुअली अ % ऑफ पीपल एंड ऑल्सो पार्ट ऑफ डेटा एनालिसिस, ठीक है। और फिर हम इंजीनियरिंग वर्क परफॉर्मेंस, फॉर एग्जांपल रोबोटिक्स का काम करते हैं, हमने 20 रिपोर्ट अपनी कंपनी में लगाए, जिसकी वजह से हमारे एम्प्लॉयर जो थे हमारे 200 थे, उसमें से हमें 100 रखने पड़े और 100 फारग करने पड़े रोबोटिक्स की वजह से, या अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करने के लिए हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी और हमारी जो एक दफ़ा वन टाइम रिसोर्स कॉस्ट है वो ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से हमें ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। तो वो सारे वर्क्स जो हैं वो सारे डाटा डिसीजन रीजन मेकिंग वो डाटा एनालिसिस के थ्रू होता है, और पाइथन में आप उसे पैंडास के थ्रू ईजिली कर सकते हैं। पांडा समझ आ गया? नहीं समझ आया तो मैं आपको बता देता हूँ, पंजाबी में बर्तन को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? यस, पांडा। और पंजाबी में पांडा पंजीरी को भी कहते हैं, वो जो सर्दियों में नहीं अम्मियाँ बनाती होती, कितनी कुछ चीज़ें डाल के, गर्मियों में पिनियाँ वगैरह भी खाते हैं उस चीज़ों की, उसको भी पांडा बोलते हैं। और जो बेवकूफ़ बंदा हो पंजाबी में, उसे हम कहते हैं पांडा ही है, ठीक है। तो ये पांडास जो है ना, ये आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, और आप अपनी एग्जाम्पल को कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, एंड यू मस्ट राइट दैट एग्जाम्पल कि डाटा एनालिसिस की एग्जाम्पल कौन सी है। अभी हमारे पास प्रेडिक्शन मॉडल, पानी कितना चाहिए, और ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, आइडिया दे दिए। अभी इम्पॉर्टेंट चीज़, टाइप्स ऑफ डेटा एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स का वीक है ये वाला हमारा चलेगा। वी हैव टू एक्चुअली वर्क ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा एनालिसिस। मैं पानी पीने लगा हूँ और आपसे रिक्वेस्ट है कि पॉज करें वीडियो को या चलती रहने दें और एक गिलास पानी का पिएं। आवाज़ आई, पानी की आवाज़ आई होगी, मुझे पता है। आप भी पानी पिएं, क्योंकि आप जितना बैठ के कोडिंग कर रहे हैं, आई एम एक्चुअली वरीड अबाउट यू कि आपको अपनी सेहत का भी ख्याल रखना चाहिए। अंग्रेज़ के तरीके से आपको बताते हैं जनाब। पहले
डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, अंग्रेज कहते हैं डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, क्या हुआ, व्हाट हैपेंड। फिर होता है डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स या एनालिसिस, आप जो भी कह सकें। व्हाई डिड इट हैपन, ये हुआ क्यों। एंड देन प्रिडिक्टिव एनालिसिस, what is likely to happen in future based on this data. And then perspective analysis, what is the best course of action to take after this prediction, diagnostic and descriptive analysis. ठीक है, अब होता ये है, मैं आपको 2 मिसालें देता हूँ कि अभी तक कोर्स में कितने रजिस्ट्रेशंस हुई, ठीक है, वो हम कहेंगे डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स, मतलब 5360 रजिस्ट्रेशन अभी तक होगी, ठीक है। फिर डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स, व्हाई डिड इट हैपन, क्यों इतनी रजिस्ट्रेशंस हुई। सबको पता है बाबा जी का चिल्ला जिंदाबाद, आप भी बोलें बाबा जी का चिल्ला जिंदाबाद। तो इस वजह से ये सारी रजिस्ट्रेशन हुई, क्योंकि मैंने नाम बड़ा यूनिक सोचा था, पाइथन का चिल्ला, हर बंदा भागा या रजिस्ट्रेशन करवाई, क्यों, अट्रैक्ट किया उस चीज़ ने, तो वो एक डायग्नोस्टिक चीज़ है। देयर आर सम अदर रीजन कि हो सकता है मेरी इंट्रोडक्टरी वीडियो या मे भी आपको मेरा टीचिंग मेथड ऐसा लगा हो कि आप मेरे से ही सीखना चाहें, तो इस वजह से व्हाई डिड इट हैपन, दैट इज़ एक्चुअली डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स। एंड देन प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स क्या है, व्हाट इज़ लाइकली टू हैपन इन फ्यूचर। मैं आपको कहूँ कि आप, ये बाबा जी के तरीके से भी आपको मैं समझा रहा हूँ, पता है अंग्रेज़ का फ़र्क करवा दिया हमने। मैं आपको कहूँ कि वाई डिड हैपन के बाद मैं कहूँ कि व्हाट इज़ लाइकली टू हैपन, उसकी मैं अभी मिसाल दे देता हूँ। अगर आपने ये वीडियो लाइक ना की, इस पर कमेंट ना किए जो मैं कह रहा हूँ, मे बी आई विल नॉट मेक द नेक्स्ट ट्यूटोरियल विद अ लॉट ऑफ एफर्ट्स लाइक स्लाइड्स हो या रिसर्च। मैं सीधा जाऊँगा पाइथन पे ऐसे 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 होता है और दैट्स इट, कोई थ्योरी नहीं बीच में होगी। लेकिन अगर ये लाइक करते हैं तो मे बी आई कैन मेक द नेक्स्ट वीडियो लाइक परफेक्ट वंस। और क्या होगा, 40 दिन बाद आप डेटा साइंस सीख जाते हैं, बेसिक सीखते हैं, इंटरमीडिएट सीखते हैं, एडवांस सीखते हैं, यहाँ पे डिपेंड करता है। दैट इज़ एक्चुअली अ प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स। क्या होती है जनाब कि बाबा जी इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं या बाबा जी इतना बुरा पढ़ा रहे हैं कि 40 दिन के अंदर मैं सही नहीं पढ़ सकता या बुरा पढ़ सकता हूँ, दोनों सिनेरियो हम देखते हैं। दैट इज़ एक्चुअली प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स। देन प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स, प्रेस्क्रिप्टिव भी से बोलते हैं, प्रिस्क्रिप्टिव भी बोलते हैं, मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, यू नो दैट, इस वजह से मैं इसे कहता हूँ प्रेडिक्टिव के बाद प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। व्हाट इज़ द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन टू टेक। अब क्या होगा, जब आप 40 दिन के बाद सीख जाते हैं, फिर आपने सोचना है कि यार अब तो मैं डेटा साइंस सीख गया हूँ, व्हाट नेक्स्ट। उसको प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस बोलते हैं। मेरी ज़ुबान पे नहीं चढ़ रहा, आप देखें आपसे बोला जाता है कि नहीं, लेकिन स्पेलिंग वो लिखे हुए हैं। होगा क्या कि जब आप एक चीज़ सीख रहे हैं, प्रेडिक्टिव कर रहे हैं कि मैं 40 दिन के बाद सीख जाऊँगा, उसके बाद क्या, दैट इज़ एक्चुअली कि मैं डेटा साइंस और सीखूंगा, मैं मशीन लर्निंग पे काम करूंगा या बाबा जी का नेक्स्ट चिल्ला मैं लूँगा। अगर बाय द वे आप नेक्स्ट चिल्ले में इंटरेस्टेड हैं तो आप नीचे ज़रूर लिखिएगा वो पूरे का पूरा चिल्ला मैं मशीन लर्निंग पे बनाने का सोच रहा हूँ या बायोइन्फॉर्मेटिक्स पे। तो अगर आप मशीन लर्निंग सीखना चाहते हैं तो वो लिखें, अगर आप बायोइन्फॉर्मेटिक्स सीखना चाहते हैं तो वो लिखें। तो होगा क्या कि आप प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स वो होगी। अब इसको ज़रा और आसानी से समझा दूँ आपको, आ जाए। बाबा जी फरमाते हैं कि ये टाइप्स ऑफ डेटा है, डिस्क्रिप्टिव, डायग्नोस्टिक, प्रेडिक्टिव, प्रिस्क्रिप्टिव, और फिर एंड पे एक और मैंने टाइप बना दी है बाबा जी वाली, ठीक है। यहाँ पे आपको नज़र नहीं आ रही लेकिन आगे नज़र आ जाएगी बाबा जी वाली टाइप, ठीक है। बाबा जी वाली टाइप में क्या होगा मैं आपको अभी दिखाता हूँ, ये देखें यहाँ पे नज़र आई बाबा जी वाली टाइप, बाबा जी वाली टाइप आ गई। अब यहाँ पे व्हाट हैपेंड वही मैंने आपको एग्जांपल दी, व्हाई इट हैपन एंड व्हाट इज़ लाइकली टू हैपन, एंड देन प्रिस्क्रिप्टिव, लर्न एंड प्रेडिक्ट, इसमें ये होता है। और दुनिया के बड़े बड़े प्लेयर जो इस वक्त का फ्रंटियर ऑफ डाटा एनालिटिक्स है ना, दैट इज़ एक्चुअली प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। मशीन लर्निंग भी पीछे रह चुकी है, जो आगे होने वाला है जिसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप लर्निंग और बहुत बहुत बड़ी बड़ी टर्म्स आजकल आ गई हैं, वो उस पे काम कर रहे हैं। फेसबुक, गूगल, एप्पल, अमेज़ॉन, बड़े बड़े प्लेयर वो क्या करते हैं, आपके डेटा को यूज़ करते हैं जो आप गूगल पे सर्च करते हैं, आपके कीवर्ड्स को यूज़ करते हैं जो आप कीवर्ड सर्च करते हैं, और आपको उसके रिलेटेड सारी प्रेडिक्शन देते हैं। फॉर एग्जांपल आप लिखते हैं कोडेनिक्स यूट्यूब चैनल या आप लिखते हैं पाइथन का चिल्ला, तो अभी ये कीवर्ड मैंने स्पेसिफिक इस वजह से चूज़ किया क्योंकि ऐसा था ही नहीं पहले,
पाइथन का चिल्ला एग्जिस्ट नहीं करता था अनटिल अनलेस कल किसी ने एक वेबसाइट बना दी। खैर कोई नहीं, ऐसे लोग आते जाते रहते हैं। मेरा मोरल डाउन नहीं हुआ आपके सामने, नेक्स्ट वीडियो भी आ रही है। खैर तो होता ये है कि प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस में वो आपको रिकमेंडेशन देने लग जाते हैं। अभी क्या होता है कि डाटा को एनालाइज करते हैं, डाटा से आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क या जो भी चीज़ है वो रन करते हैं और उससे फिर एल्गोरिथम बनाने के बाद प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस करते हैं कि नेक्स्ट दिन में इस बंदे को ये इस टाइम पे दिखाना है। ठीक है, अगर आप सुबह को उठ के तिलावत लगाते हैं ना, तो आप कोशिश करें कि 10 से 15 दिन 20 दिन आप लगातार ये काम करेंगे, आपको असल में यूट्यूब में उस टाइम पे सिर्फ वही नज़र आएंगी। तो ये एक एल्गोरिथम है उनका, गूगल का या यूट्यूब का। तो ऐसी और भी एग्जांपल्स हैं। खैर बाबा जी की एग्जांपल जो बाबा जी ने आपको बताई है वो है जनाब अली कि आप क्या कर सकते हैं। आप ये सारे के सारे एनालिसिस करने के लिए ना बस पांडा को सीख जाएं। इसकी मिसाल मैं कैसे देता हूँ, ये हाथ आपको नज़र आ रहा होगा और आप सोच रहे होंगे बाबा जी ने क्या किया हुआ ये। तो मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी एग्जांपल यहाँ पे देना चाहता हूँ, वो ये है कि अगर फॉर एग्जांपल आप चूड़ियों वालों के पास चांद रात को जाते हैं, उससे रेट पूछते हैं, ठीक है, या जाती हैं और उससे रेट पूछती हैं कि ये कितने की हैं और तुम्हारे पास कितनी पड़ी हुई हैं, कलर कौन सा है, ठीक है, तो वो चूड़ियों की सेल जो है ना, व्हाट हैपेंड में आएगी कि चूड़ियों की सेल कितनी हुई, कितने की हुई, क्या रेट है और डिस्क्रिप्शन कितनी है उसकी, सारा डिस्क्रिप्टिव में। डायग्नोस्टिक में आएगा कि आपने उसी दुकान से क्यों ली, उस बंदे की ज़ुबान मीठी थी, या ये चूड़ियों की ज़रूरत आपको क्यों पड़ी, ईद का दिन है या शादी है कोई, या किसी की शादी है, आपके दोस्त की या आपकी अपनी शादी है, तो आपको चूड़ियों की ज़रूरत क्यों पड़ी, या आप अपनी मिसेज के लिए लेके जा रहे हैं, या आप अपनी किसी फ्रेंड या किसी के लिए भी लेके जा रहे हैं, कज़न या वज़न के लिए। प्रेडिक्टिव क्या होगा कि ये चूड़ियाँ उसे पसंद आएंगी या नहीं आएंगी। मैं पहले उसके साथ गई थी, उसको रेड वाली पसंद है, आई थिंक सो उसको रेड वाली ज़्यादा पसंद आएंगी इस दफ़ा। दैट्स एक्चुअली अ प्रेडिक्शन, ठीक है, बेस्ड ऑन प्रीवियस डेटा। डायग्नोस्टिक क्या है, उसको चूड़ियाँ चाहिए और उसे अभी चाहिए, उसके पास कोई और नहीं है और मुझे लेके जानी है, ठीक है। प्रेडिक्टिव क्या है कि उसे पसंद आएंगी, मेरे वाला डिज़ाइन जो मैंने सोचा है वो पसंद आएगा। पर्सपेक्टिव क्या है, प्रिस्क्रिप्टिव, जो बंदा आपको सेल कर रहा है ना, वो आप उसे कहेंगे कि हम आपके पास पिछले 3 साल से आ रहे हैं, मेरी अम्मी भी आपसे लेके जाती हैं और हम भी आप लोगों के पास आ रहे हैं। तो वो क्या करेगा, उसको पता चल जाएगा, वो सोचेगा ठीक है अगर इसको मैं इतने में देता हूँ, इसकी अम्मा इतने में लेके जाती हैं, ये मेरे पे यकीन करते हैं, वो मार्केटिंग लगा के आपको सस्ते में सेल करेगा। क्यों, वो प्रिस्क्रिप्टिव बना रहा है कि इनके शादी आ रही है और ये सारे के सारे यहाँ पे आएंगे फिर चूड़ियाँ लेने। दैट्स एक्चुअली दिस प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। और बाबा जी की मिसाल ये है कि आप हर एक चीज़ के अंदर, एनालिटिक्स के अंदर आप ये सारे के सारे एनालिसिस कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू डू, ठीक है। करते हैं या नहीं करते हैं वो अलग बात है। अब आप कोई एक एग्जांपल ये चारों एनालिसिस के साथ नीचे कमेंट सेक्शन में लिखें, और प्लीज़ लिंक्स ना लगाया करिए यूट्यूब में। यूट्यूब का एल्गोरिथम ऐसा है, लिंक्स को वो कैंसिल कर देता है, तो इस वजह से आप लिंक्स बिल्कुल भी ना अपलोड करिएगा कोई भी। फिर हम आपको बताते हैं कि जनाब अली डाटा मैनिपुलेशन पांडास के साथ ये सारे काम करती है जो मैंने आपको पहले बताया, स्टार्टिंग फ्रॉम रॉ डाटा, क्लीन अप, डाटा कलेक्शन, डाटा एक्सट्रैक्शन, डाटा लोडिंग, डाटा क्लीन अप, डाटा टाइड अप, डाटा फिल्ट्रेशन, डाटा रिमूवल, डाटा इग्नोरेंस या कुछ भी, देन डाटा जॉइनिंग, डाटा टाइड अप और डाटा रैंकिंग, ठीक है, डाटा शेप, एंड देन इट कम्स डाटा जॉइनिंग अगेन, डाटा स्प्लिटिंग, मिसिंग वैल्यूज फाउंडिंग, डुप्लीकेट वैल्यूज रिमूवल, एंड देन इमेज एनालिसिस। ये सारा कुछ इस चीज़ों में आता है, डाटा मैनिपुलेशन में या डाटा एक्सट्रैक्शन में। देन वी हैव क्लीन डाटा हियर, then we will move forward with data analysis, make some graphs and statistical analysis, क्योंकि graphs के साथ ही statistics आती है, and then we will move towards reporting and then presentation। और इसके आगे एक और चीज़ आती है, वो ये कि अपने आप को appreciate करना कि 40 दिन के अंदर बाबा जी के साथ पूरा मैंने चिल्ला किया है, और अगर आप करेंगे तो आपको और भी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। कैसा फिर? अभी आप लोग कामचोर ना बने प्लीज़। मुझे पता है आप लोग कह रहे हैं कि यार ये क्या बोली जा रहा है, स्किप करो। ना ना ना, आज नहीं मैंने स्किप करने देना, आज तो मैंने आप लोगों को ऐसे दबा के पकड़ के रखना है कि अभी नहीं छोड़ना आपको। आप ये काम करें पहले। अब आप ये जितने मैंने स्टेप बताए हैं ना, इनको स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, स्टेप 6, स्टेप 7, स्टेप 8, स्टेप 9, ये सारा करके नीचे कमेंट सेक्शन में जो भी देख रहा है वो लिखे।
और इससे पता नहीं मैं क्या एनालाइज करने वाला हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। पॉज ना करें, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, चलें कर लें पॉज। देख रहा हूँ मैं, ये देखें, मैं देख रहा हूँ। चलें करें, ज़रा कमेंट सेक्शन में लिखें। इतनी ढीले होके नहीं डेटा साइंस सीखी जाती। आपने समझा कि बैठा ये सिखा रहा है और ऐसे हमने जादू से पी लेनी है, ना ना ना, सीखें ज़रा, ये काम करें, नीचे कमेंट लिखें। नेक्स्ट, अब आप लोगों में से आधे से ज़्यादा लोग जो है ना वो पाइथन से डेटा साइंस में आए हैं, ठीक है। अब अगर आप पाइथन से एक्सेल से पांडा सीखेंगे। अब आपको कुछ टर्म्स मैं बताता हूँ जो मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ करनी है पांडास के अंदर। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कशीट को देख रहे थे, जिसमें आपकी पूरी की पूरी वर्क बुक आती है, वर्क बुक के अंदर एक शीट होती है, शीट में आप डाटा लगाते हैं, ठीक है, वो देख रहे थे, कॉलम्स और उसकी रो हेडिंग्स और रोज और एम्प्टी सेल, ये आपको पता था क्या चीज़ है। अब डाटा फ्रेम में क्या होगा, वर्कशीट को डाटा फ्रेम बोलेंगे पांडास के अंदर, कॉलम्स को हम सीरीज बोलेंगे, ठीक है, और रो हेडिंग्स को हम इंडेक्स बोलेंगे। रो हेडिंग्स क्या होती हैं, हर रो का एक पहला कॉलम, ठीक है, और फिर हमारे पास रो जो है वो रो ही रहेगी, उसका कोई नाम नहीं चेंज होना। और जो एम्प्टी सेल होता है एक्सेल के अंदर, उसे हम पैंडास में NaN बोलते हैं, ठीक है। अगर कहीं पे आए कि NaN सेल फाउंड या NaN वैल्यूज फाउंड, दैट मीन्स दिट इज एम्प्टी। इसको मिसिंग वैल्यू भी बोलते हैं। कान में बता रहा हूँ आपके, परेशान नहीं होना, ठीक है। अब इतनी चीज़ें तो आपको पता है ना कि वर्कशीट क्या है, कॉलम्स क्या है, कॉलम्स को सीरीज कहते हैं, इंडेक्स और रो हेडिंग। ये आप गूगल में अभी लिख के देखें कि ये चारों के चारों में फ़र्क क्या है, ताकि आपको पता चले कि डेटा साइंस कैसे पढ़नी है। वर्कशीट का लिखें वो क्या होती है, आपको एग्जांपल नज़र आ जाएगी। डाटा फ्रेम लिखें वो आ जाएगी। फिर कॉलम इन एक्सेल आप लिखें सीरीज इन पांडास। तो इस तरह आप करके ये सारे एग्जाम्पल लिखें। अब मैं पढ़ाने को पढ़ा दूँ, लेकिन आप काम चोर हो जाएंगे और मैं नहीं चाहता आप कि आप प्रैक्टिस ना करें। ले जनाब, अब देखते हैं कि पांडास के फ़ायदे क्या क्या हैं। क्यों जी, मज़ा आ रहा है, नहीं आ रहा, आपकी मर्ज़ी। मैं तो भाई ऐसे ही पढ़ाता हूँ, जो आज नए आए हैं ना वो परेशान हो रहे हैं, क्या की फ़िल्म जी लगा है, ये क्या कर रहा है। मैं आपको बताता हूँ, पाइथन की लाइब्रेरी है पांडास इंट्रो में, डाटा एनालिसिस एंड डाटा मैनिपुलेशन के लिए यूज़ होती है। डाटा एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डाटा साइंस के लिए, मशीन लर्निंग के लिए यूज़ होती है। If your work involves data, you must use it, and once you know you will use it, it's free. क्यों, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक होगी, मेरे आई एम रियली सॉरी कि स्पेलिंग मिस्टेक हुई, लेकिन द थिंग इज़ यहाँ पे पॉइंट जो मैं बताने जा रहा हूँ, अगर आप एक दफ़ा इसका चस्का आपको लग गया ना, आप पांडा से आपको प्यार होने वाला है आज। क्यों, ये इतनी ईजी है यार, एक एक लाइन ऑफ कोड में लेवल मज़ा देने वाली, कसम से। देख लेना अभी, ये आपको भी मैं बताने लगा हूँ। फिर आप लोड कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं, मॉडल कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं डेटा को। ये इतने काम आप सिर्फ इस लाइब्रेरी से कर सकते हैं। हाउ गुड इज़ दैट मैन, आप चेक तो करें। यही नहीं, और देखें, ज्वाइन, मर्ज, फिल्टर, रीशेप डाटा फ्रॉम डिफरेंट डेटाबेसेस एंड ज्वाइन इन वन, एनीथिंग विद द डेटा। फिर डेटा फ्रेम्स क्या होते हैं डेटा स्ट्रक्चर में। फिर हम कश्ती का डेटा सेट यूज़ करके उसको चेक करेंगे कि क्या 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 करना है, एंड और भी बहुत सारी चीज़ें। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि हम मिल के पांडास को ओपन करके इस पे प्रैक्टिस कर लें। क्या ख्याल है आपका? आपको अगर यहाँ तक वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखें पांडास इन पाइथन, pandas in Python with Codanix YouTube channel, pandas in Python with Codanix YouTube channel, ये लिखें, and then we will move towards our practical handbook with pandas. Yes, मज़ा आ रहा है, मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है आज। मैं पता नहीं क्यों आज ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। चलें जी, अब देखते हैं हमने क्या करना है। जी जनाब, तो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या करना है, एक डेस्कटॉप पे एज़ यूजुअल मैं फ़ोल्डर बनाऊँगा, इसके अंदर लिखूँगा पांडास, ठीक है। क्यों मैं बना रहा हूँ उसकी रीज़न मैं बता देता हूँ आपको। फिर मैं विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करने वाला हूँ। इसको ओपन करते हैं मैंने बाकी चीज़ें सारी बंद कर देनी है और ओपन फोल्डर करना है,
और जो मैंने पांडास का फोल्डर बनाया है इसे सिलेक्ट करने के बाद इसे मैंने ओपन कर लेना है। अब यहाँ पे मैंने किस पे काम करना है, यू नो दैट पांडास जुपिटर पे सिंपल मैंने IPYN भी उसको फाइल दी, ये जुपिटर नोटबुक मेरे पास ओपन होगी। अब इससे भी पहले इंस्टॉल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा वो हम देखते हैं। इंस्टॉल करने के लिए हमें करना पड़ेगा पिप इंस्टॉल पांडास, ठीक है। इसको इंस्टॉल करने के लिए हमें ये कमांड लगानी पड़ेगी। इसके बाद इसे हम करते हैं रन, और हमने इंटरप्रेटर सेलेक्ट करना है 3.10 या जो भी आपके पास आ रहा है। देन इट विल एक्चुअली स्टार्ट इंस्टॉलिंग दिस, और जिसके पास पहले से इंस्टॉल है उसको आ जाएगा ऑलरेडी रिक्वायरमेंट सेटिस्फाइड, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ जनाब, मैं क्लियर आउटपुट कर देता हूँ ताकि ये मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है। जिसका मैकबुक है उसको पिप 3 लिखना पड़ेगा और फिर इंस्टॉल पांडास करना पड़ेगा, ये याद रखें। इसके साथ एक और लाइब्रेरी है जिसका नाम है पिप इंस्टॉल नमपाई, जो हमने बहुत अच्छे तरीके से पहले देखी है। आपने ये दोनों लाइब्रेरीज इंस्टॉल कर लेनी है, ठीक है। इंस्टॉल करने के बाद अभी मैं आपको बिल्कुल समझाने के तरीके से बता रहा हूँ, बट एक्चुअली यू हैव टू मेक अ नाइस नोटबुक। सबसे पहले आपने लिखना है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ मार्कडाउन, इसके ऊपर इधर मैं लिखता हूँ #pandas ट्यूटोरियल डे 11, ठीक है। मैं ये लिखता हूँ, आपने भी ऐसे लिखना है इसे, और आपने फिर इसके नीचे लिखना है दिस ट्यूटोरियल या दिस नोटबुक एक्सप्लेन्स, और फिर उसकी सारी डिटेल आगे लिख देनी है, ठीक है। फिर आपने लिखने के बाद इसको क्लिक करना है, फिर आपने इस सेल से पहले लिखना है हाउ टू इंस्टॉल लाइब्रेरीज, ठीक है। ये लिखने के बाद इसको ऐसे करना है। तो ये देखिए इंस्टॉल लाइब्रेरीज में ये आ गया। इसके नीचे मैं करूँगा जनाब, मैंने इसको पाइथन का कोड कह दिया, इसे मैंने रन नहीं करना, तो मैं इसको हैशटैग करके कमेंट आउट कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि मेरे पास जब भी मैं इसे रन करूँ तो इंस्टॉल ना हो जाए। और जब मैं नीचे जाता हूँ फिर मैं कहता हूँ जनाब इंपोर्ट लाइब्रेरीज, ठीक है, इंपोर्ट करनी लाइब्रेरीज। उसके लिए मैंने क्या करना है, सिंपली मैं यहाँ पे अपने तरीके से लिखता हूँ, बट यू हैव टू मेक इट रियली ब्यूटीफुल, ठीक है। फिर मैं नीचे कोड ऐड करता हूँ और यहाँ पे मैं लिखूँगा इंपोर्ट, ठीक है, पांडास एज PD, इसको कर लिया, एंड इंपोर्ट numpy एज NP। तो ये इंटरनेशनली ऐसे यूज़ होता है, एज PD और एज NP। मैंने आपको पहले बताया था कि जब भी हम कोई लाइब्रेरी यूज़ करते हैं वी कैन एक्चुअली यूज़ देयर एब्रीवेशन, क्योंकि जब हम लाइन ऑफ कोड्स लिखते हैं जितने भी कोडर हैं या प्रोग्रामर हैं वो एब्रीवेशन यूज़ करते हैं, एंड वी हैव टू एक्चुअली फॉलो दैम, ठीक है। तो अब चीज़ ये है कि अब जब आप इसको सेलेक्ट करते हैं या इसके ऊपर होवर करते हैं ना, देन यू कैन एक्चुअली वॉच कि ये चीज़ क्या है, ठीक है। मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे मॉड्यूल आ रहा है, ये मॉड्यूल है, और अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा, तो ये मॉड्यूल है, ये भी वही मॉड्यूल है, ठीक है। अब इसको करने के बाद हमने क्या करना है, सबसे पहले हम देखते हैं इंपोर्ट करने के बाद इसको मैं रन करता हूँ। रन किया, ये इंपोर्ट होगी दोनों लाइब्रेरीज, ठीक है। यहाँ पे टाइम भी आ रहा है। देन आई विल ऐड द नेक्स्ट कोड, इसमें मैं लिखता हूँ #ऑब्जेक्ट क्रिएशन। अब हमने यहाँ पे करना है एक ऑब्जेक्ट क्रिएट। वो कैसे करना है, जैसे हमने numpy में किया था यहाँ पे भी हम करेंगे। मैं इसको थोड़ा सा ओपन कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को ईजिली नज़र आए। ऑब्जेक्ट क्रिएशन से मैं कहूँगा कि मैं एक ऑब्जेक्ट जो है या सीरीज़ एक बनाता हूँ फॉर एग्जांपल, ठीक है। मैं इसको कहता हूँ PD डॉट, मैं डॉट लगाऊंगा ना तो आप देखें इसके सामने सारी वही ऑप्शंस आ रही हैं जो numpy के सामने जैसी आती होती थी, डिफरेंट किस्म की। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सीरीज़, S बड़ा लगाता हूँ, सीरीज़ आ जाएगा PD डॉट सीरीज़, और इसके अंदर मैं वैसे ही सीरीज़ डिफ़ाइन करता हूँ 1 3 5, ठीक है। इस तरीके से मैं सीरीज़ डिफ़ाइन करता हूँ, और फिर मैं कहता हूँ जनाब इसके अंदर 7, ठीक है। अब यही मसला होगा जब आप भी लिखेंगे ना तो आपको इस तरीके से ये ओपन करके डायलॉग देता रहेगा 8 9, ठीक है। ये हो गई सारी, ये मेरे पास आ गई सीरीज़ S की, ठीक है। मैं इसे S को दबाने के बाद मैं यहाँ पे एक शॉर्टकट है शिफ्ट एंड एंटर, जो शिफ्ट एंटर के साथ है उसे मैं प्रेस करूँगा तो ये आप देखें हमारे पास एक सीरीज़ आ गई, ठीक है। सीरीज़ का मतलब मैंने बताया था एक कॉलम 1 3 5 7 8 9,
ये आ गया 1 3 5 7 8 9, और ये जो साइडों पे है ये इंडेक्स है जो रो की हेडिंग है, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे गौर से देखें, मैं यहाँ पे इसके एक एम्प्टी सेल भी ऐड कर सकता हूँ। वो कैसे? मैं यहाँ पे सिंपली लिखूँगा np.nan, ठीक है। तो ये जो है ये एम्प्टी सेल भी इसके अंदर क्रिएट कर देगा numpy लाइब्रेरी के यूज़ करते हुए। तो ये देखें nan भी यहाँ पे ऐड हो गया। तो ये तो हो गया ऑब्जेक्ट क्रिएशन। इसके बाद हम डेट्स का भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने कोड पाइथन का ही ऐड करना है। मैं सिंपली एक स्क्रिप्ट कॉपी करता हूँ, क्योंकि मैं टाइप करने लगा तो आपको हर चीज़ में टाइम लगेगा। मैंने डेट्स का एक सीरीज वो बनाया, डेट रेंज बनाई pd.date रेंज, और इसके अंदर मैंने डेट दे दी 2013 जनवरी 01, और मैंने कहा कि 6 दिनों के लिए बना दो, ठीक है। नाउ वी विल सी डेट्स। इसको मैं शिफ्ट एंटर दबाता हूँ तो यू विल सी 1 जनवरी, 2 जनवरी, 3 जनवरी, 4 जनवरी, 5 जनवरी एंड 6 जनवरी, ठीक है। तो इस तरीके से आप डेट को भी इजीली डिफाइन कर सकते हैं। अगर मुझे चाहिए फॉर एग्जांपल 2022-01 से लेके आज है 11 जनवरी, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। लेट्स सी, तो देखें मुझे पहला दिन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, ये सारे आ गए, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 20, देन वी विल सी, तो ये देखें 19-20 तक आ गया, ठीक है। और यहाँ पे आप एक चीज़ नोट कर रहे होंगे कि एंड तक सारे के सारे आ रहे हैं, एक्सक्लूसिव कोई नहीं आ रहा फ़िलहाल, ठीक है। क्यों नहीं आ रहा हम उसको देखेंगे। अब अगर इस डेट्स की सीरीज़ को हम यूज़ करते हुए एक डेटा फ्रेम के अंदर हम कन्वर्ट करना चाहें तो हम क्या करेंगे, वो मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको सिंपल बताता हूँ। यहाँ पे मैंने एक वही कॉलम जो है उसे पेस्ट किया, डेटा फ्रेम में से कन्वर्ट करना है। डेटा फ्रेम क्या होता है, वर्कशीट के एक मतलब ऐसे और ऐसे रोज़ और कॉलम में चीज़ें हैं। pd.dataFrame एक हम चीज़ यूज़ करेंगे। वो करने के बाद हम क्या करते हैं, मैं इसका जूम आउट करता हूँ तो इजी रहेगा। फिर हम यूज़ करते हैं, ये देखें जहाँ पे कर्सर जा रहा है, np.random, ये numpy के थ्रू 6/4 बना ली हमने। इंडेक्सेस डेट्स रख ली, कॉलम इज इक्वल टू लिस्ट कर ली और ABCD कर ली। लेट्स सी इसका क्या बनता है हमारे पास, एंड देन वी विल डिस्कस। आप ये देखें कि अभी फ़िलहाल हमारे पास आ रही है एक एरर। उसकी रीज़न क्या है, लेट मी सी। क्योंकि हमने यहाँ पे ये डेट्स को अगर कॉपी करके इसके अंदर करें पेस्ट, इसको रन करें, तो एरर कहाँ पे आ रही है, 2 पे, लाइन पे 2 पे आ रही है जनाब। कहाँ पे, ND एरे मैनेजर डेटा इंडेक्स, यहाँ पे आ रही है एरर। लेट मी सी दिस। अभी भी एरर आ रही है, रीज़न क्या हो सकती है। Indexes shape match or not. Oh, I see. We have to write here 6, or maybe here, let's see, 6. Yes. तो आप देखें क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने 1 से लेके 6 तक डेट्स लिखी थी, इस वजह से हमें एरर आ रही थी। मैं यहाँ पे अगर 20 लिखता हूँ और यहाँ पे 20/4 करता हूँ। अब मैं आपको समझाता हूँ कि इसके स्क्रिप्ट का मकसद क्या। हमने एक डेटा फ्रेम बना लिया। कैसे बनाया, pd.dataFrame की कमांड यूज़ की। यूज़ करने के बाद np.random, रैंडम एक एरे बनाई जिसकी 20 हमारे पास रोज़ हैं, ठीक है। इंडेक्स बोलते हैं इसे। इंडिसेस की एरर आ रही थी, 20 रोज़ है हमारे पास और उसके में 4 हमारे पास कॉलम है। 20 रोज़ हैं इंडेक्स में, ABCD 4 कॉलम है। इंडेक्स इज इक्वल टू डेट्स, जो हमने डेट्स बनाई थी इसके इक्वल इंडेक्स रख लिया, तो डेट्स हमारी सारी यहाँ पे आ जाएंगी। देन कॉलम इज इक्वल टू लिस्ट ABCD,
ठीक है, ABCD का कॉलम बन गया। ठीक है, अगर मैं इसे करूं DEFG तो आप देखें वो आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे करूं AAMMA ठीक है, तो ये आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे करूं BA बाबा तो ये आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि आप यहाँ से इसका नेम चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे इसके पीरियड चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे इसकी डेट्स चेंज कर सकते हैं और यहाँ पे रैंडमली एक डेटा फ्रेम हम बना सकते हैं। अब चीज़ ये है कि इस तरह के डेटा फ्रेम को फर्दर हम डिक्शनरीज के थ्रू कैसे बना सकते हैं और डिफरेंट डेटा सेट्स के थ्रू कैसे बना सकते हैं। मैं यहाँ पे डिक्शनरी के थ्रू एक डेटा सेट बना हुआ है उसका कोड कॉपी करता हूँ ताकि आपको समझाने में इजी हो, बजाय इसके कि मैं सारे के सारा कोड शुरू से लिखूँ। ये मैंने कॉपी किया, मैंने DF2 यानी डेटा फ्रेम 2 बनाया, इसको PD.DataFrame का नाम दिया। इसके अंदर मैंने छोटी ब्रैकेट लगाने के बाद डिक्शनरी ऐड की जिसकी एक की होती है, ABCDEF एक की है और एक इसकी वैल्यू है। इसकी वैल्यू ये है, इसमें हमने सेकंड में हमने टाइम स्टैम्प लगाई है। ठीक है, कि टाइम क्या है जनाब 2 जनवरी 2013। फिर PD सीरीज़ हमने बनाई जिसमें हमने लिस्ट किया फ्लोट नंबर को। ठीक है, इसमें हमने इंटीजर नंबर को और इसमें हमने एक स्ट्रिंग को कैटेगोरिकल को और F में हमने फू कर दिया उसे। लेट्स सी कि DF2 हमारे पास क्या बना। अब आप देखें कि यहाँ पे इजीली हमें पता लग रहा है कि ABCDEF पहले में हमारे पास क्या है जी 11111 वंस NP.ones जो हमने किया था सेम वही चीज़ है। ठीक है, ये इंडेक्स है। ठीक है, इंडेक्स क्या होता है, रो हेड्स, इसे नहीं हमने देखना। बट फ्रॉम हियर 1111 फिर हमने कहा यहाँ पे 02 जनवरी 2013 तो ये हमारे पास दूसरा डाटा बन गया। फिर C आ गया, फिर D आ गया, E आ गया, F आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास फ्लोट नंबर आ गया 1.0, फिर हमारे पास इंटीजर आ गया 333, फिर हमारे पास टेस्ट ट्रेन ये आ गया, फिर हमारे पास एंड पे एक ही कॉलम आ गया। अब अगर मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ फीमेल्स। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ गर्ल, और बल्कि छोटे लेटर्स में लिखना चाहिए हमेशा, मैं भूल जाता हूँ, आप ना भूलिएगा। यहाँ पे लिखा गर्ल, यहाँ पे लिखा वुमेन। ठीक है, और इन दोनों को मैंने कॉपी करके और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। मैं आपको डेटा बनाने का बता रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे इंटीजर मैंने पेस्ट किया, 4 दफ़ा आ जाए, ये भी 4 दफ़ा, और यहाँ पे मैं आज की डेट डाल देता हूँ। यहाँ पे है जनाब अली 11 जनवरी 2022। तो आप देखें कि फीमेल्स का डेटा आ गया और उनकी सब ग्रुपिंग होगी, गर्ल है, वुमेन है। ठीक है, वो होगी और ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो आप इस तरीके से डेटा फ्रेम डिक्शनरीज से भी बना सकते हैं। द कॉलम ऑफ, यहाँ पे इसका डेटा फ्रेम का अगर मैं टाइप लिखूँ, फॉर एग्जांपल DF2 तो हमारे पास आ गया, मैं यहाँ पे लिखूँ प्रिंट DF2 डॉट टाइप। ठीक है, डेटा टाइप के लिए D टाइप आता है और मैं गलत लिख रहा हूँ सारा, यहाँ पे आना चाहिए DF2 डॉट D टाइप। डेटा टाइप्स कौन कौन सी हैं इस पूरे डेटा फ्रेम के अंदर, तो ये देखें हर कॉलम का अलहदा से बता रहा है। अगर मैं इसको यहाँ से कट करूँ और नोटबुक मेरी प्यारी हो, पहले डाटा आए फिर यहाँ पे डाटा की टाइप्स आए, तो आप देखें पहले वाला फ्लोट है। ठीक है, B है हमारे पास, डेट टाइम्स है ये, फिर फ्लोट आ जाता है 32, फिर इंटीज 32, कैटेगरी और ऑब्जेक्ट। मैंने आपको कहा था कि ये आपने देखना है कि 64 और 32 फ्लोट और इंटीजर क्या होते हैं। ठीक है, इनको देखने के लिए यू हैव टू एक्चुअली गो थ्रू गूगल बाबा जी। ठीक है, और आज की वीडियो वाकई में लंबी होने वाली है तो आपको बड़ी देखनी पड़ेगी। मैं एग्जांपल्स और हैंड्स ऑन ट्रेनिंग इसी वजह से आपको साथ साथ मैं दिखा रहा हूँ। अब ये तो हो गया हमारा डेटा। अब हमने इस डेटा को व्यू कैसे करना है। फॉर एग्जांपल कोई भी डेटा है हमारे पास, उसको व्यू करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर मैं इसी डेटा के आगे DF डॉट, ठीक है, इसके सामने लिखता हूँ हेड।
तो मेरे पास डाटा फ्रेम DF जो है ना, उसका पहले कुछ रोज़ आ जाएंगी, ठीक है, मैक्सिमम 5 आती होती हैं। लेकिन अगर मैं इसको 4 कर दूंगा तो मेरे पास 4 आ जाएंगी। अगर मैं इसको 2 करूंगा तो मेरे पास 2 आ जाएंगे, जिससे मुझे सिर्फ पता चल जाएगा कि ये किस तरीके का दिखता है डेटा, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे df.head की बजाय df.tail करूँ ना, तो इसका मतलब है जनाब कि लास्ट वाली 2 आएंगी, ठीक है। आप ये देखें कि यहाँ पे फिर लास्ट वाली 2 आएंगी, यहाँ पे पहले वाली 2 आएंगी, अगर मैं यहाँ पे भी 2 लिखूँ, ठीक है। और अगर मैं सिंपली आपको दिखाऊं df.head में 2 में ये पहले वाली 2 हैं, ये लास्ट वाली 2 हैं। आप देखें हमने 1 से लेके 20 तक डेट्स लिखी थी जनवरी की, तो आप देखें कि यहाँ पे ये 19-20 वाली आई है लास्ट वाली 2, और यहाँ पे पहले वाली 2। तो इस तरीके से हम डाटा का एंड और डाटा का हेड देख सकते हैं। हेड का मतलब होता है कि बॉडी का कुछ हिस्सा, जब आप हेड देखते हैं किसी बंदे का तो बॉडी का कुछ हिस्सा, और अगर जो टेल है इसका मतलब है कि बॉडी का लास्ट वाला हिस्सा। अब पाँव तो नहीं ना कह सकते थे, तो पांडास वालों ने टेल कहा है, क्योंकि पांडा लाइब्रेरी वो जानवर था तो उन्होंने टेल कह दिया, उसका हेड सामने होता है उन्होंने हेड कह दिया, तो इसमें हमारा तो कोई कसूर नहीं ना। आप सोच रहे होंगे कि मेरे तो पाँव है नीचे, लेकिन जानवरों के हिसाब से या पांडा के हिसाब से आप देखें तो ये टेल और हेड में आ जाता है। अगर आप इसको करें df.index तो क्या चीज़ है, लेट्स सी। df.index करने से हमें इसका इंडेक्स पता चल जाता है कि इसमें इंडेक्स क्या है। इंडेक्स क्या होता है, रो का हेड, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे डाटा फ्रेम 2 का इंडेक्स करूँ तो आपको पता चल जाएगा कि वो क्या है, वो हमारे पास 0 1 2 3 है। यहाँ पे देखें, अगर ये हमने डाटा फ्रेम जो है बनाया था हमने, अब मैं इतना ऊपर नीचे जा रहा हूँ, यहाँ पे क्यों ना हम जुपिटर नोटबुक के वेरिएबल्स वाला हिसाब लें। तो आप देखें यहाँ पे हमारे पास डाटा फ्रेम 1 भी है 2 भी है। मैं इसको ओपन करता हूँ, ठीक है, डाटा फ्रेम 1 ओपन हो गया, यहाँ पे डाटा फ्रेम 2 हो गया। और जब भी हमने अब बात करनी है इन दोनों की, तो हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे डाटा फ्रेम 1, यहाँ पे जाएंगे डाटा फ्रेम 2, सिंपल। तो आप देखेंगे इसका हमने इंडेक्स ले लिया। अब डाटा फ्रेम 1 का इंडेक्स है जनाब ये सारा, ये देखें, क्योंकि हमने स्पेशल इंडेक्स का नाम दिया था उसे, और यहाँ पे इंडेक्स हमारा 0 1 2 3 है, ये वाला है। तो इस तरीके से हम डिफरेंट किस्म का इंडेक्स ले सकते हैं। और यहाँ पे आप फ़िल्टर भी कर सकते हैं डिफरेंट वैल्यूज़ को, जैसे हम एक्सेल में कर सकते थे फ़िल्टर फंक्शन से, ठीक है। यहाँ से भी हम फ़िल्टर को रिमूव कर सकते हैं, यहाँ से हम फ्रेश कर सकते हैं। और यहाँ पे बड़ी चीज़ें हैं, ये देखें, ये हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दिया, ये असेंडिंग ऑर्डर में। तो डाटा वीवर हम इस तरीके से यूज़ कर लेते हैं जुपिटर नोटबुक के अंदर भी। अगर हम अपना डाटा फ्रेम numpy में कन्वर्ट करना चाहें, एरे में, फॉर एग्जांपल डाटा फ्रेम .to_numpy ये वाली कमांड लगाएं तो क्या होगा, लेट्स सी। तो आप देखें कि ये एरे में कन्वर्ट हो गया डाटा फ्रेम हमारा, ये वाला डाटा फ्रेम था, ठीक है, ये सारा का सारा यहाँ पे एरे में कन्वर्ट हो गया। एरे में कैसे कन्वर्ट हुआ, मैंने आपको बताया था कि ये इस तरीके से एक कॉलम बी, कॉलम ए, कॉलम बी, कॉलम सी, कॉलम डी, ये सारे का सारा इस तरह आ गया। लुक, ये हमारा डाटा है, और ये ऐसे आप ये समझें कि ये सारा उठा के हमने numpy की एरे बना दी, ये हो गया। फिर इसके बाद आगे चलते हैं जनाब, df2 को अगर हम बनाएं, df2.to_numpy, तो जब हम इसको बनाते हैं numpy में, तो आप देखें क्या होता है कि जो सारी टाइम स्टैम्प है यहाँ पे df2 को आप देखें कि हमारे पास डाटा टाइप डिफरेंट था, ठीक है। यहाँ पे इसको मैं अगर यहाँ पे क्लिक करने के बाद डबल क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ पे खुद ब खुद सेट हो जाना चाहिए इसे, ठीक है। तो आप देखें कि यहाँ पे ये सारा डाटा फ्रेम बन गया, एरे बनी है, डाटा फ्रेम से कन्वर्ट किया हमने एरे में। तो आप इसी तरह इन चीज़ों को देख सकते हैं। फिर आप क्या कर सकते हैं, पूरे के पूरे डाटा का मीन, मीडियन, मॉड, ये क्या चीज़ें होती हैं, ये नेक्स्ट लेक्चर में मैं बताने वाला हूँ। ये बेसिक बता रहा हूँ कि पांडास क्या है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ df.describe फंक्शन, ये मैंने पहले भी डिस्क्राइब किया है। शिफ्ट एंटर दबाता हूँ तो हमारे पास ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन अगर हम ये नहीं लगाएंगे तो हमें पूरा फंक्शन नहीं पता चलेगा। अब देखें इसका काउंट आ गया कि कितनी वैल्यूज़ हैं, उसमें 20 हैं, वो तो हमें पता है। देन मीन क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, मिनिमम क्या है, 25% डेटा क्या है, फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकंड क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल, मैक्सिमम। तो ये सारी वैल्यूज़ इसमें
डिस्क्राइब हो जाती हैं। फिर आप डेटा को ट्रांसपोज भी कर सकते हैं, जैसे एक्सेल में ट्रांसपोज का होता है ना कि जो सारी रोज़ हैं वो कॉलम बन जाती है, कॉलम रोज़ बन जाते हैं। हमने सिंपली क्या करना है, हमारे पास अब डेटा सेट ये वाला है ना df2, हमने इसको ट्रांसपोज करना है, कुछ भी नहीं, वहाँ पे आपको 100 क्लिक और ये कुछ करना पड़ता है, यहाँ पे df2.t, दैट्स इट। लो जी, आपका डेटा ट्रांसपोज हो गया। कैसे ट्रांसपोज का क्या मतलब है, ये जो रोज़ थी ये कॉलम्स में आ गई, कॉलम्स रोज़ में चले गए, ये लें ट्रांसपोज हो गया डेटा। ठीक है, आपने यहाँ पे हैशटैग में लिखना है टू ट्रांसपोज डेटा। मैंने लिख रहा क्योंकि अगर मैंने लिखने बैठ गया ना यहाँ पे तो बहुत टाइम लग जाएगा। सॉर्टिंग भी हम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं सिंपली लिखता हूँ df डॉट, पहला हमारा जो है ये वाला, इसको हमने सॉर्ट किया इंडेक्स की बेस पे एक्सिस 1 में असेंडिंग फॉल्स करके, तो हमारे पास क्या आएगा देखें। ठीक है, अगर हम असेंडिंग को ट्रू कर देंगे तो क्या आएगा, ये देखें। इसमें फ़र्क ये होता है कि आप किसी भी एक वैल्यू की बेस पे आप इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग में कर सकते हैं। हम एक और तरीके से भी कर सकते हैं, ये लें, ये डिसेंडिंग ये असेंडिंग, लेकिन आपको अगर सेव करना है किसी को डाटा फ्रेम में तो आप उसको उसमें आपको ये काम करना पड़ेगा। अभी सॉर्ट बाय इंडेक्स करना है, एक्सिस 1 पे किया उसने, मैं अगर इसको 0 एक्सिस पे करूँ तो क्या होगा देखिए। आप कोई फ़र्क पड़ रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं लग रहा। मैं df को कर रहा हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं df को दोबारा से, अगर मैं df वाली साइड पे जाऊँ, मैं यहाँ से क्लियर ऑल आउटपुट सेल्स करता हूँ, अभी सेल्स की आउटपुट नहीं चल रही। ठीक है, और मैं यहाँ पे आपको df में ABCD वाला जो है इसे ही रन करते हैं, तो ये मेरे पास ABCD आ गया। अब लास्ट वाला जो है इसे सॉर्ट वाले को रन करके देखते हैं, शिफ्ट एंटर दबाया तो आप ये देखें कि अगर ट्रू करता हूँ तो क्या हो रहा है, और अगर इसे फॉल्स करते हैं तो क्या हो रहा है। ये आपने भी चेक करना है कि डिफरेंट डाटा के साथ अगर हम खेलते हैं तो क्या सीन होते हैं हमारे पास। ठीक है, तो ये देखें 20 जनवरी से आ गया, जो पीछे वाला था वो, अगर मैं इसको ही कॉपी करूं और यहाँ पे लिखूं, इसको मैं करूं ट्रू करने के बाद अब ऊपर वाले को रन किया तो ये आ गया, इसको रन करते हैं तो हमारे पास 1 जनवरी से आ जाएगा, तो हम यहाँ पे इसको ये भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपली आप सॉर्ट आउट भी कर सकते हैं, सॉर्ट वैल्यूज़ के साथ भी कर सकते हैं। मतलब अगर आप चाहते हैं कि ये वाला डेटा सेट सॉर्ट बाय कॉलम बी की बेस पे हो सारे का सारा, ठीक है, तो आपने क्या करना है, ये वाला कमेंट रन कर देना है, तो ये देखें बी की बेस पे सारे के सारा रन कर गया। ठीक है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, दैट मीन्स कि हमने असेंडिंग डिसेंडिंग का कोई कॉलम नहीं लगाया। अगर आप चाहें तो असेंडिंग ट्रू और असेंडिंग फॉल्स कर सकते हैं, बट वी कैन सी इफ इट वर्क्स। ठीक है, लेट्स सी। तो ये देखें हमारे पास बी के थ्रू असेंडिंग ट्रू आ रही है, अगर हम फॉल्स करते हैं तो आप देखें कि ऊपर पॉजिटिव वैल्यू और नीचे नेगेटिव है। ठीक है, तो इस तरीके से आप असेंडिंग डिसेंडिंग में इसे सॉर्ट भी कर सकते हैं। फिर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बहुत दफ़ा आपको बताया कि यहाँ पे हम df लगाते हैं और यहाँ पे कहते हैं कि स्ट्रिंग का नाम दे देते हैं। मैं कहता हूँ कि मेरे पास df में, अगर इसे मैं रिफ़्रेश करूँ, ए वाले कॉलम को सिलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर ए लिखूँगा तो df का कॉलम ए आ जाएगा। ठीक है, और अगर मैं लिखता हूँ बी तो यहाँ पे इसका कॉलम बी आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं सी लिखता हूँ तो इसका कॉलम सी आ जाएगा। तो इस तरीके से अगर हमने डिफरेंट सिलेक्शन करनी है, जो मैंने आपको बात बताई थी, ये फिल्ट्रेशन करनी है, तो वो ऐसे हो जाएगी, सॉर्टिंग ऐसे हो जाएगी। ठीक है, ये सॉर्ट हो गया। फिर मैं क्लियर आउटपुट करता हूँ, मैं सारे फंक्शन आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले हमने किया जनाब, डाटा को लुक किया, देखा कैसा है, फिर हमने इंडेक्स देखा उसके कितनी कितनी वैल्यूज़ हैं, फिर हमने नमपाई एरे वगैरह में कन्वर्जन की, फिर उसको डिस्क्राइब करके देखा मीन मीडियन मॉड क्या स्टैटिस्टिकली कैसा लग रहा है, हमें साफ़ करना चाहिए कि नहीं। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत ज़्यादा हो तो फिर साफ़ करना पड़ता है, वो मैं स्टैट में आपको बताऊंगा। फिर हमने सॉर्ट करना स्टार्ट किया, देन वी स्टार्टेड एक्चुअली फिल्टरिंग द डेटा बेस्ड ऑन आवर वैल्यूज़। सेलेक्ट करना है नहीं करना, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे क्लिक करने के बाद आल्ट डिलीट दबाते हैं तो आपकी आउटपुट रिमूव हो जाएगी, आपको सिर्फ ये वाली चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। अब अगर आप इसके बाद इसको सॉर्ट स्ट्रिंग मेथड से भी कर सकते हैं, वो कैसे मैंने आपको बताया हुआ है, इंडेक्सिंग जिसे हम बोलते हैं। अब यहाँ पे मज़ा आने वाला है सही वाला आपके बेसिक्स का।
डाटा व्यूवर में ABCD है, इंडेक्स है। मैं अगर कहूँ कि 0 से लेके 2 तक यहाँ पे प्रिंट करो, लुक 0 1 2, और ये भी आ गया साथ। मसला कहाँ पे हुआ है, ये देखें, अगर मैं डाटा फ्रेम 0 को प्रिंट करूं तो ये ट्रेस बैक एरर आ रही है, 0 के साथ ये आ गया, 0 के साथ 1 करूं तो ये आ गया। आपको समझ आ रही क्या है? अगर मैं कहूं 3 तो ये नीचे 3 रोज़ आ गई, अगर मैं कहूं 4 तो ये नीचे 4 रोज़ आ गई, अगर मैं कहूं 10 तो ये नीचे 10 रोज़ आ गई। 0 क्या है ये भी आपको दिखा देते हैं। अगर मैं कहूँ 1 तो कोई फ़र्क पड़ा? हाँ जी, 1 जनवरी वाली डेट गई। तो डाटा फ्रेम को आप रो वाइज सेलेक्ट कर सकते हैं इस मेथड के थ्रू, ठीक है। ये देखें, रो वाइज सिलेक्शन, ठीक है। आप इस तरीके से रो वाइज सिलेक्शन इसकी कर सकते हैं इजीली। अब रो वाइज सिलेक्शन का क्या फ़ायदा है, आप क्या करते हैं, कोई क्राइटेरिया लगा देते हैं इस पर, इफ़ एल्स के लूप लगा सकते हैं जो हम एडवांस क्लासेस में देखने वाले हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, सिलेक्ट बाय लेबल्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, हमारे पास एक डाटा आता है जो हमने, इसी डाटा को देखते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ df और LOC का फंक्शन लगाया। ये क्या चीज़ है इसके बारे में आप देख सकते हैं, ये प्राइमरी लेवल है बेस्ड बट मे ऑल्सो बी यूज विद द बूलियन एरे, ठीक है। इससे हम इंडेक्स फ्रेमिंग कर सकते हैं, सिलेक्शन कर सकते हैं स्पेसिफिक। अब मैंने कहा कि डेट, लेबल और 0, df हमारा ये है। लेट्स सी इससे क्या होता है, फिर आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी। अब आप देखें कि इसने क्या किया है, यहाँ पे सिंपली जब हमने 0 लगाया ना, फॉर गेटिंग ए क्रॉस सेक्शन यूजिंग अ लेबल, एक क्रॉसली इसने सेक्शन मारा है। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर हम 2 लिखते हैं तो क्या होता है, चेक करें, ये हमारे पास डेट्स वाइज डेटा आ रहा है। गौर करें, यहाँ पे चेक करें, ठीक है। 0 का मतलब 1 जनवरी का डेटा, ठीक है। ये हम यहाँ पे अगर मैं आपको इसको ओपन करके बताऊँ, 0 का मतलब 1 जनवरी, फिर ये इंडेक्स वाइज सारा डेटा हम ले रहे हैं। मैं 15 का करता हूँ, क्या आता है, लेट्स सी, यहाँ पे 15 का करता हूँ तो आप देखें ये 16 जनवरी का आएगा क्योंकि पहला 0 था, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्रॉस सेक्शन भी कर सकते हैं उसको, डेटा को। फिर आप मल्टीपल जो एक्सिस लेवल्स हैं उनको भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे, मैं कहता हूँ कि मेरे पास डाटा आए A और B का, ठीक है, लेट्स सी, A और B का आ गया, और यहाँ पे इसको लगाने का मतलब ये है कि ये रोज़ है और ये वाले कॉलम्स हैं, ठीक है। अभी रोज़ में देखें आपने सारी रोज़ ली हैं, मैं कहता हूँ कि रोज़ भी मेरे पास 0 to 10 होनी चाहिए, और कॉलम्स मेरे पास, सॉरी एरर कहाँ आ रही है, यहाँ पे ये एरर क्यों आ रही है, और नहीं, सॉरी। तो यहाँ पे हमने ये सिर्फ हेडर्स को मल्टीपल एक्सेस बाय लेबल्स के थ्रू हम स्लाइस कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम यहाँ पे इस कॉलम के थ्रू, ये तो हो गया ना, हमने सिंपली इसको किया था। अब मैं आपको बताता हूँ, ये हमने रो वाइज किया यहाँ पे, ठीक है, और ये हमने किया कॉलम वाइज सिलेक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिएगा कि यहाँ पे हम df.loc का फंक्शन लगाते हैं डाटा फ्रेम 1 में ही, ठीक है। फिर हम कहते हैं कि 2 जनवरी का डेटा, 4 जनवरी का डेटा और A भी मिले, क्योंकि हमारे पास हमने डेट्स चेंज की थी इसकी, 2 जनवरी और 2022 और 4 जनवरी 2022 का डेटा है हमारे पास। तो ये देखें बहुत स्पेसिफिकली हमारे पास 2 से लेके 4 तक का डेटा आ गया। कॉलन का मतलब है 4 तक का। अगर हम कॉमा लगा के करेंगे और यहाँ पे लिस्ट के अंदर एक लिस्ट लगाएंगे तो आप देखें क्या होता है। तो देखें आप 2 और 4 का, A और B का, ये आ गया। अगर आप यहाँ पे यूज़ करेंगे ये वाला फंक्शन, आपको ये रिमूव करने पड़ेंगे। इससे क्या होगा, 2 से 4 का एंड A और B कॉलम का। अगर यहाँ पे मैं C भी ऐड करूँ तो मैं स्ट्रिंग में C ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये लिस्ट बनती है, ये लिस्ट और ये लिस्ट, ठीक है। तो आपने इस तरीके से इसको लिखना है। अब अगर मैं इसके इर्द गिर्द ब्रैकेट लगाऊँ, लेट्स सी इफ़ इट वर्क्स और नॉट,
तो ये देखें एरर दे देगा। इसका मतलब है जब आपने रेंज डिफाइन करनी है, यू डोंट नीड टू यूज़ दिस लिस्ट ऑपरेटर्स जो हम यूज़ करते थे, जो स्क्वायर ब्रैकेट है। फिर हम क्या कर सकते हैं, हम डायमेंशंस जो है ना उसकी डिफरेंट भी हम ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल सिंगल डेट का, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे अगर हम 2022 का सिर्फ एक डेट का और 3 कॉलम्स का हम डेटा लेना चाहते हैं, ठीक है, एक डेट और 3 कॉलम्स का, तो हम इस तरीके से उसको इस एग्जैक्ट डेट का डेटा ले सकते हैं। ये इस वजह से ज़रूरी है, अगर मैं आपको कहूँ कि आपने 40 दिनों में काम किया है, मैं सिर्फ ये ऑपरेटर यूज़ करके ना आपकी डेट वाइज असाइनमेंट चेक कर सकता हूँ कि इस बंदे ने मुझे 11 जनवरी को असाइनमेंट भेजी थी कि नहीं। तो अगर ये बूलियन ऑपरेटर यहाँ पे ट्रू और फॉल्स हुआ तो वो मैं कैटेगरी देख लूँगा, टाइम भी आ जाएगा मेरे पास और सारी चीज़ें, सिर्फ ये वाला कॉलम यूज़ करके। तो आप सोचें कि मैं पांडास को कैसे यूज़ करने वाला हूँ। अब यहाँ तक आपको समझ आ रही कि नहीं? बोरिंग तो नहीं लग रहा? मुझे सही सही बताएं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होने वाली मैं पहले बता रहा हूँ और आपको प्रैक्टिस भी बहुत ज़्यादा करने वाली है इस पर। क्यों? क्योंकि पांडास को मैं कवर कर रहा हूँ, लोगों ने इस पर किताबें लिखी हुई हैं। अगर ये वीडियो आपको लंबी भी होती नज़र आ रही है तो आई थिंक सो यू शुड बियर विद मी। फिर हम करते हैं जनाब अली अगर एट फंक्शन हम यूज़ करें, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ df.at dates 0 और a कॉलम, इससे क्या रिटर्न होगा हमें? ये सिंपली हमें वो डेट का कॉलम हमें मिलेगा जिसमें ये चीज़ आ रही है 1.36, ठीक है। अभी आपसे मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम डाटा को एक्सप्लोर करें, ए कॉलम के अंदर 1.36 कहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको सॉर्ट करूं तो आप ये देखें कि पहला वाला जो है ये 1.3651 आ रहा है, ठीक है। ये देखें 0 पे ये है, मतलब डेट्स अगर 0 हैं तो ए की वैल्यू क्या है? df at डाटा फ्रेम एट दिस पोजीशन, इंडेक्स की पोजीशन बता के और कॉलम की वैल्यू निकालना स्पेसिफिकली। मैं कहता हूँ डेट जब 16 थी, मतलब 17 में यहाँ पे लिखूँगा, तब ए की वैल्यू क्या थी? तो ये थी। अगर मैं कहूँ कि डेट 18 थी तो तब ए की वैल्यू क्या थी? तो ये थी। तो आप स्पेसिफाई करके भी डेट की बेस पे वैल्यू निकाल सकते हैं। और इसी तरह आप और भी काम कर सकते हैं, इसे कहते हैं स्केलियर वैल्यू, ठीक है। और फिर हम चलते हैं जी पोजीशन की बेस पे। मैंने ये लिखा आई लॉक, पहले हम लॉक यूज़ कर रहे थे, और आई लॉक डीएफ में तीसरी पोजीशन पे क्या है ये देखें, ठीक है। वही चीज़ बार बार आ रही है जो मैंने आपको पहले बताई है। ये मैंने इंडेक्स पे क्लिक किया और मैं यहाँ से इसे रिफ़्रेश करता हूँ, तीसरी पोजीशन ये है। यहाँ पे क्या है जनाब अली? ये देखें 4 जनवरी का डेटा, और डेटा टाइप फ्लोट टाइप है ए कॉलम की, ठीक है, बी की, सी की, डी की, ये सारी चीज़ें आ गई। तो आप स्पेसिफिकली पोजीशन के साथ भी निकाल सकते हैं। मैं कहता हूँ 3 से 10 का, लेट्स सी इफ इट वर्क्स। तो ये देखें 3 से 10 का सारा डेटा आ गया। तो आप इस तरह पोजीशन वाइज भी आई लॉक फंक्शन यूज़ करके लगा सकते हैं। और अगर मैं सिंपली यहाँ पे स्पेसिफिक डेट लिखूँगा तो मैं स्ट्रिंग में लिखूँगा, अदरवाइज आई कैन गिव द स्ट्रिंग नंबर्स, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर मैं लिखूँ 0 से लेके 5 तक और कोमा, फिर मैं कहता हूँ 10 से लेके 15 तक, ये 2 चीज़ों का मेरे पास डाटा है। तो आप देखें कि 0 से 5 ये है और 10 से 15 मेरे पास कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे 0 से 3 लिखूँगा तो मुझे पता चलेगा कि ये रोज़ हैं और ये कॉलम्स हैं। 0 से 5 तक रोज़ और 0 से 3 तक कॉलम, 0 1 2 3, ठीक है। तो ये रोज़ हैं, लेफ़्ट साइड पे रोज़ होती हैं हमेशा और राइट साइड पे कॉलम होते हैं, सेंटर में कॉमा होता है। और जब भी आपने डाटा फ़िल्टर करना है तो आप इस तरीके से इसे फ़िल्टर कर सकते हैं। फिर अगर आपने सारे का सारा डाटा निकालना है तो आप यहाँ पे कोई भी वैल्यूज़ ना लिखें, ठीक है, और ये कर दें, आपको ऐसे डाटा मिल जाएगा। लेकिन अगर आप इस तरह करेंगे तब भी आपको ऐसे डाटा मिलेगा। बट द थिंग इज़, अगर आपको सारे कॉलम चाहिए सिंपली कॉलम लगा दें, कोई रेंज ना लिखें, ना लेफ़्ट पे ना राइट पे। अगर लेफ़्ट या राइट पे लिखेंगे दैट मीन्स कि यहाँ पे मिनिमम 0 है और यहाँ पे मैक्सिमम जो भी वैल्यू है वो आ रही है। तो खाली छोड़ने से ये हो जाएगा। इसको इम्प्लिसिटी कहते हैं। मैं बहुत मुश्किल टर्म्स में नहीं आपको लेके जा रहा, मैं सिंपली आपको डिफ़ाइन कर रहा हूँ सारी चीज़ें। और फिर अगर आपने सिर्फ कॉलम करने हैं,
विद स्ट्रिंग मेथड, तो सिंपली आप क्या करें, df.ilog, ठीक है। ilog करने के बाद आप रोज़ को खाली रहने दें, कॉलम कहें कि 0 से लेके 2 या 1 तक, तो ये देखें सिर्फ पहला कॉलम आ गया। अगर मैं यहाँ पे 2 लगाऊंगा तो ये दूसरा आ जाएगा। तो इस तरीके से भी आप उसे सिंपली कर सकते हैं। अब आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ की तरफ, वो क्या है, बूलियंस। बूलियंस ऑपरेटर्स मैंने आपको बताए थे, याद कर लें कि लेस देन और राइट देन ट्रू और फॉल्स है। मैं कहता हूँ यहाँ पे कि डीएफ में ए जो है ग्रेटर देन जब 0 होगा वही वैल्यूज़ मेरे पास हैं। तो आप देखें कि ए जब ग्रेटर देन 0 वही आई हैं, वरना हमारे पास इसकी ए की वैल्यूज़ नेगेटिव भी हैं और 0 भी है और 1 भी है। तो आप देखें कितनी आसानी के साथ हमने 0 से ज़्यादा वाली वैल्यूज़ निकाल भी ली, आपको पता भी नहीं चलने दिया। अगर मैं कहूँ कि ये यहाँ पे ग्रेटर देन 1.5 वाली आएँ तो कोई भी नहीं होगी, लेकिन आगे 3-4 क्योंकि मुझे देखने से लग रहा है कोई नहीं है। बट द थिंग इज़ पांडास नोज बेटर देन अस। मैं यहाँ पे कोई भी वैल्यू लिखता हूँ। इसकी सेम एग्जांपल ये है कि अगर मैं आप में से कहूँ कि जिसकी हाइट 5 फुट से ऊपर है, जो हमारा डेटा सेट है, तो उसका क्या आएगा डेटा, वो यहाँ पे ऐसे फिल्टर हो जाएगा। दैट्स ऑल्सो ए काइंड ऑफ सिलेक्शन और फिल्ट्रेशन, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बी कर दूंगा तो जो बी में है वो आ जाएंगी। अगर मैं यहाँ पे बी कॉमा सी करता हूँ तब देखते हैं क्या होता है, एरर आ रही है। क्यों, उसकी रीज़न भी हम देखते हैं, लेकिन पहले हमने ये चीज़ देखनी है। एंड मे बी दैट इज़ योर असाइनमेंट कि 2 स्ट्रिंग के हमने किस तरीके से चीज़ें लगानी है। अगर मैं पूरे डाटा फ्रेम में कहूँ कि डाटा फ्रेम के पूरे में ग्रेटर देन 0 जितनी वैल्यूज़ हैं वही हैं, तो सभी की जो वैल्यूज़ है ना वो आ जाएंगी, और जहाँ पे 0 या माइनस है वो NaN यानी एम्प्टी हो जाएगा सेल। क्यों, अगर एक में भी पॉजिटिव वैल्यू है 0 से ज़्यादा तो बाकी के वो नेगेटिव एम्प्टी चले जाएंगे। तो इस तरह मिसिंग वैल्यूज़ आ जाएंगी उनमें। उनको कैसे डील करना है, मिसिंग वैल्यूज़ का मतलब होगा कि ये सारी जो एम्प्टी सेल्स हैं ना, ये ख़राब डाटा था हमारा, तो इस तरीके से डाटा को रिमूव भी कर सकते हैं। अब हम चलते हैं जनाब अली इज़ इन मेथड पे। इज़ इन मेथड क्या होता है, सिंपली फॉर एग्जांपल मैं एक डेटा जो है यहाँ पे df का डेटा बनाता हूँ, df2 बनाया डेटा और उसको मैंने df.copy कर लिया। इसका मतलब ये है कि मैंने यहाँ पे अगर वेरिएबल्स में जाऊँ तो हमारे पास df2 डेटा आया है जो असल में df की कॉपी है। वी कैन एक्चुअली चेक दोज डेटा सेट्स, ठीक है। तो ये उसकी कॉपी है, बट द थिंग इज़ कि हम उसके अंदर एक कॉलम और ऐड करने वाले हैं। कैसे, df का डेटा बनाया हमने नया, उसके अंदर एक कॉलम ऐड किया, इसको बोल रहे हैं एडिशन। याद रखिएगा, कॉन्कैटिनेशन या एडिशन। df2 का लगाई कमांड, फिर उसके साथ दिया ई, मतलब कोई भी नया वेरिएबल, इसको आप f भी कह सकते हैं। मैं सकता हूँ बाबा जी का कॉलम, बाबा जी का कॉलम इसे कह देते हैं। फिर उसकी वैल्यू क्या रखी, 1 1 2 3 4 3, ठीक है, ये रख दी। अब आप देखें कि df2 को जब मैंने इस तरीके से किया तो ये हमारे पास एरर आई। अब अगर हम यहाँ पे इसको सिंपली ई कॉलम ऐड करते हैं तो क्या होता है, लेट्स सी। तो फिर भी कोई एरर आ रही है। क्यों, क्योंकि df2 यहाँ पे है और हमें इसको यहाँ पे पेस्ट करना है df2 को, एंड देन df2 हमने प्रिंट करना है। लेट्स सी अब ये काम करता है कि नहीं। अब भी एरर आ रही है, और कहाँ पे आ रही, वी हैव टू चेक इट। हमारी एरर आ रही है df2e 1 1 2 3 4 3। अब आप देखें कि अगर हमारे पास ये वाली एक चीज़ आए तो इसमें सिंपली हम 5 स्ट्रिंग की वैल्यू नहीं ना दे सकते। क्यों, क्योंकि हमारे पास 20 जनवरी तक का डेटा यानी 20 तक है। तो हम क्या करेंगे, उतने ही कॉलम डालेंगे जितने वहाँ पे हैं। ये 2 4 6 दिए हैं ना, मैं इसको कॉमा डाल के पेस्ट किया, 6 2 बार 12 नहीं चला, ठीक है। देन आई विल पुट अनदर 6, एंटर, 6 3 बार 18 कॉमा, और यहाँ पे मैं 2 को कॉपी करने के बाद इधर पेस्ट करता हूँ तो ये 20 हो जाएंगे। नाउ इट शुड वर्क, लुक। क्यों, क्योंकि मेरे पास जो कॉलम के नंबर्स थे वो 20 थे, तो आई शुड हैव लाइक 20 वैल्यूज़ टू ऐड एन अदर कॉलम।
ठीक है। अब अगर ये तो हो गया, एक कॉलम हमने ऐड किया। अब अगर df2 के अंदर ही एक और कॉलम में ऐड करूं, और आपको एक तरीका बताने लगा हूं कि आपने किस तरीके के साथ df2 में कॉलम ऐड करना है। ठीक है, किसी भी डेटा फ्रेम के अंदर मैं कहता हूँ df2, इसके अंदर मैं कॉलम ऐड करता हूँ, उसका नाम रखता हूँ मीन। ठीक है, और मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल, या इसको कहता हूँ कि चले यही कर लेते हैं, लेट्स ट्राई दिस। इसके अंदर मैं लिखता हूँ, फिर क्या ऐड करना है हमने कॉलम में, हम कहते हैं जनाब हमारे पास स्ट्रिंग है, यहाँ पे हमने एक स्ट्रिंग यूज़ की थी, मैं आपको वो दिखा देता हूँ ताकि मुझे एग्जांपल वहीं पे मिल जाए कि df इज़ ग्रेटर दैन 0। ठीक है, तो मैं ये कहूँगा कि यहाँ पे ये हमने लगाई थी एक वैल्यू, इसको मैं करता हूँ यहाँ पे पेस्ट। तो df मीन जो ऐड किया है ना df2 में, मैं कहता हूँ उसके b कॉलम में जो उसके अंदर +1 करके एक नया कॉलम ऐड कर दो। लेट्स सी इफ इट वर्क्स और नॉट। अगर ना काम किया तो आपकी असाइनमेंट है। क्यों मैं पहले बता रहा हूँ, उसकी रीज़न है। अब ये देखें, उसने कहा है कि self.set.item key.values। ठीक है, तो अभी मसला क्या है यहाँ पे कि डाटा फ्रेम 2 के अंदर ये चीज़ जो है, इसे ऐड करने के लिए हमें सिंपली कोई ऐसी चीज़ यूज़ करनी पड़ेगी कि हमारे पास एक वैल्यू है। मतलब मैं कह देता हूँ कि यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आपको की एंड वैल्यूज़ ऐड करनी चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो हमने पहले स्ट्रिंग ऐड की, क्या हम नंबर्स ऐड कर सकते हैं लास्ट पे? लेट्स ट्राई। 1.2, 2.2, 3.3, 4.5, 5, 2.5, ये हमारे पास 5 नंबर हो गए। कॉपी किया मैंने, 10, 15, 20, तो हमारे पास ये एक नया कॉलम ऐड हो गया df2 में। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। ये देखें, मीन का मैंने कॉलम ऐड किया, मीन नहीं था। ठीक, इसको मैं कह देता हूँ न्यू ऐड किया तो मीन भी आ गया अब हमारे पास। आपकी अब ये असाइनमेंट है कि आपने ये करना है, ABCD इन सभी को प्लस करने के बाद आपका उनकी एवरेज यहाँ पे प्रिंट हो। ठीक है, मीन वाले कॉलम में। एक तो ये असाइनमेंट होगी। सेकेंडली, अब यहाँ पे हमने df2 को अपडेट करना है, डिलीट करने के लिए पुराना। df2 इज़ इक्वल टू, मैं कहता हूँ df2। ठीक है, इसके अंदर मैंने कौन कौन से सिलेक्ट करने हैं मैं आपको वो दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे स्ट्रिंग में लिखता हूँ A, फिर B, फिर C, फिर मैं कहता हूँ D भी कर लें, एंड देन फिर मैं कहता हूँ यहाँ पे आप ये 4 कॉलम करके फिर न्यू वाला कॉलम भी इसमें ऐड कर लें। क्यों? मैं चाहता हूँ कि जनाबे अली df2 हमारा अपडेट हो जाए। अब यहाँ पे एरर आ रही है, वो क्यों एरर आ रही है वो हम देखते हैं और उसको कैसे हमने रिजॉल्व करना है। आप देखें कि हमने यहाँ पे जो df2 हमारे पास था, मैं इसको अपडेट करता हूँ, यहाँ पे न्यू है, मीन है, ई है और ये सारी चीज़ें हैं। तो मेरे पास इंडेक्स कॉलम भी है। मैं ऐसे कहता हूँ 0, 1, 2, 3, 4। अगर मैं कहूँ कि df2 का यहाँ पे इसे मैं ऐसे करता हूँ और यहाँ पे रोज़ को मैं छोड़ता हूँ खाली कि सारी की सारी हैं, और कॉलम के अंदर मैं लिखता हूँ लिस्ट के अंदर वो सारी चीज़ें जो मैंने पहले लिखी थी, या मैं कहता हूँ 0 to 4। तब देखें वो एरर फिर से दे रहा है। उसकी रीज़न क्या है? मैं अगर इसको df2 को यहाँ पे इस तरह देखूँ कि 0 to 1 करते हैं, तब भी इनवैलिड सिंटैक्स है। क्यों ये आ रही है इनवैलिड सिंटैक्स? लेट मी सी। क्योंकि हमने .iloc फंक्शन नहीं लगाया। ठीक है, अब समझ आई? 0 to 1 नहीं, फिर भी नहीं हो रहा। अब हम देखते हैं कि हमने क्या यहाँ पे गलती की है। लेट मी सी। iloc, oh I see, we are putting 2 syntaxes। तो इस तरीके से आप रिजॉल्व कर सकते हैं इजीली। ये देखें, हमारे पास सारी रोज़ हैं, 0 to 1 आ रहा है, मैं ऐसे कहता हूँ 0 to 4 कर ले। ठीक है, अभी हमने डाटा फ्रेम 2 जो है उसे अपडेट कर दी है।
यहाँ पे तो आप देखें हमारे पास सिर्फ एक आई है ये वाली चीज़। तो अगर मैं df2 को यहाँ पे प्रिंट करूँ तो आप इस तरीके से सिलेक्ट भी कर सकते हैं 2 कॉलम्स को। तो हम अक्सर इसी तरह करते हैं कि सारे कॉलम्स का मीन लेके मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन को यूज़ करके आगे फर्दर हम यूटिलाइज कर सकते हैं। अभी यहाँ तक आपको जितनी पांडास की समझ आई है दैट्स ग्रेट। इसके बाद जो अगली वीडियो आने वाली है पांडास के ऊपर वो बहुत ही फैंटास्टिक होने वाली है। बट द थिंग इज़ यू हैव टू एक्चुअली प्रैक्टिस विद द लिंक ऑफ पांडास डॉक्यूमेंटेशन। जितनी प्रैक्टिस आज कर सकते हैं करें, जितनी कर सकते हैं करें, क्योंकि शाम को जब हमारा सेशन होगा अगला मैं आपको बहुत 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 कुछ बताने वाला हूँ पांडास के बारे में और आप बहुत पीछे रह जाएंगे। एक्चुअल में हम प्रैक्टिस करने वाले हैं ओरिजिनल डेटा पे पांडास को यूज़ करते हुए। सो स्टे ट्यून। मैं इस वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता, मैं पांडास को और अगली वीडियो में आपको बताना चाहता हूँ। सो टेक केयर और अगली वीडियो देखने के लिए तैयार रहिएगा। आई होप सो मैंने आपको बोर नहीं किया। अगर किया है तो कमेंट में लिखें, अगर नहीं किया फिर भी कमेंट में लिखें। लेकिन अब थोड़ी सी मुश्किल चीज़ें स्टार्ट होने वाली हैं बाबा जी फैसलाबाद। अल्लाह हाफिज़।